कहानी की शुरुआत सैफिल नाम के एक गेमर लड़के से होती है जिसने अभी अपने ही ऑर्गेनाइज किए हुए एक गेम टूर्नामेंट के दौरान अपने मैक्स लेवल कैरेक्टर को खो दिया था। लेकिन इस मैच में उसके सारे दोस्त पूरा मजे ले रहे थे, इसलिए उसे कैरेक्टर को खोने पर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। उसका ऑर्गेनाइज किया हुआ ये मैच इतना पावरफुल होता है कि जल्दी उस गेम की डेवलपर टीम उसे एक ऑफर देती है। तो सैफिल ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि डेवलपर टीम ने उसके लिए क्या प्रिपेयर किया है और बिना ज्यादा सोचे समझे एक्सेप्ट बटन क्लिक कर देता है। लेकिन शायद उसे पहले टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेनी चाहिए थी, क्योंकि अगले ही पल वो खुद को एक अजीब से कमरे में खड़ा पाता है जहाँ कई सारे लोग उसे घूर रहे थे। और हालात और भी खराब तब हो जाती है जब उसे एहसास होता है कि उसकी फैमिली ज्वेलरी उसके पास नहीं थी। फिर धीरे धीरे उसे समझ आता है कि वो अपने गेम के उसी कैरेक्टर लव्स की बॉडी में आ गया है और कमरे में मौजूद सभी लोग उसे डरे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें मौत की सजा सुना दी हो। सैफिल समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, तो वो बहुत ही आराम से पूछने की कोशिश करता है कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन जैसे ही लव का मुंह खुलता है तो एक भयंकर एनर्जी पूरे कमरे में फैल जाती है और अंदर मौजूद सभी लोग जमीन पर गिर जाते हैं, जैसे किसी भारी ताकत ने उन्हें नीचे दबा दिया हो। बाहर से लव्स बहुत रूट में कहती है कि क्या तुम लोग हर नए इंसान से मिलने पर ऐसे ही फर्स्ट चढ़ते हो। लेकिन अंदर से सैफिल बुरी तरह से डरा हुआ था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उसे याद आता है कि लव के पास एक इंटरमीडिएशन स्किल थी जिससे शायद ये सब हो रहा था। वो खुद को शांत करने और उस स्किल को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा करने में कुछ देर लग जाती है। इस दौरान सब लोग उसी हालत में जमीन पर दबे पड़े रहते हैं। आखिरकार जब माहौल नॉर्मल होता है तो लव एक एल्फ के पास जाकर उसे पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन वो डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। फिर कुछ देर में उसे जवाब मिल जाता है। उसे बताया जाता है कि जब लव को सील किया गया था तब से 200 साल बीत चुके हैं और डीमन लॉर्ड अभी भी जिंदा है। राज्य ने उसे हराने के लिए एक नए हीरो को समन करने की कोशिश की थी और उसी प्रक्रिया में लव को गलती से वापस बुला लिया गया। अब सैफिल को पूरी बात समझ में आती है कि वो सच में इस गेम की दुनिया में फंस चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो अंदर से काफी एक्साइटेड महसूस कर रहा था। फिर उसे एहसास होता है कि इस शरीर में रहना दूसरों के लिए डरावना है, इसलिए वो सोचता है कि लोगों को हार्ट अटैक देने से पहले उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी लव बोलती है कि वो सबकी परेशानी समझती है कि सभी उससे बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि आखिर उसने एक वक्त में पूरी दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो सब खत्म हो चुका है। वो सबको भरोसा दिलाती है कि उसके राज्य को कब्जा करने वाले दिन अब बीत चुके हैं और किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो भी साफ कह देती है कि उसे उनका नया हीरो बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो चाहते तो कोई और हीरो समन कर सकते हैं, क्योंकि लव्स अब यहाँ और नहीं रुकेगी। तो रोजा उससे पूछता है कि अब वो कहाँ जाएगी। इस पर लव्स जवाब देती है कि मैं बस इस दुनिया को देखने जा रही हूँ कि यहाँ क्या है, और अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं खुद वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर लव्स वहाँ से निकल जाती है। सैफिल को भी धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि लव्स के विंग्स कैसे काम करते हैं और वो बिना किसी परेशानी के उन्हें यूज करने लगता है। असल में लव्स वही मेन कैरेक्टर थी जिससे सैफिल ने गेम की शुरुआत की थी, और उस गेम की नोवेल सिस्टम में ये नियम था कि प्लेयर्स द्वारा की गई सभी बड़े काम गेम की कहानी में जोड़ दिया जाता था। और सैफिल ने जितना टाइम और पैसा लव्स के ऊपर लगाया था उससे वो गेम की दुनिया की सबसे खतरनाक और डरावनी कैरेक्टर बन गई थी। वो चाहता तो हमेशा के लिए लीडर बोर्ड के टॉप पर रह सकता था, लेकिन उसे वो बहुत बोरिंग लगने लगा। इसलिए उसने एक प्लान बनाया और सारे टॉप प्लेयर्स को लाइट और डार्क के ग्रुप में बांट दिया और दोनों के बीच एक जबरदस्त वॉर शुरू करवा दी। उस वॉर का रिजल्ट ये हुआ कि लव्स को हराने के बाद बेस में सील कर दिया गया। वही सैफिल और उनके दोस्तों के लिए वो बस मस्ती थी, लेकिन उनके ऐसा करने के कारण ये दुनिया पूरी तरह तबाह हो गई थी और इसी वजह से अब इस वर्ल्ड में लव से बहुत डरते थे। और मजे की बात ये थी कि जब सैफिल और उसके दोस्त ये वॉर कर रहे थे तो उन्होंने गेम का मेन मकसद यानी कि डीमन लॉर्ड को मारना पूरी तरह इग्नोर कर दिया था, इसलिए आज तक वो जिंदा है। लेकिन अभी लव्स उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसके बाद में निपटाने का डिसाइड करती है। फिलहाल वो बस इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती है, क्योंकि अभी गेम उसकी असली रियलिटी बन चुकी थी। वो सबसे पहले अपने पुराने बेस पर जाती है। ये वही जगह थी जहाँ से उसने वॉर के दौरान सब कुछ कंट्रोल किया था। ये जगह 200 सालों के बाद भी काफी शानदार लग रही थी, बस वहाँ चारों तरफ थोड़ी धूल मिट्टी जम चुकी थी। लव्स अपने पुराने थ्रोन पर बैठ जाती है और सैफिल अपने दोस्तों के साथ बताए पुराने मजेदार पलों को याद करने लगता है। वो सोचता है कि कैसे वो सब बेवकूफी भरी बातें करते हुए ग्रुप चैट में हंसते रहते थे, लेकिन अब उसे थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वो सभी चैट वाली बातें ऐसा लग रहा है जैसे वो सच में हुआ हो। तभी लव्स को एहसास होता है कोई उसकी तरफ आ रहा है। वो चौकन्नी हो जाती है, क्योंकि यहाँ किसी को भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब वो उसे देखती है तो सामने एक नीले वालों वाली लड़की होती है जिसका नाम दीना था। वो लव्स को देखकर बहुत एक्साइटेड होती है, क्योंकि वो पिछले 200 साल से उसके पास आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन लव्स को बिल्कुल भी याद नहीं होता कि ये लड़की कौन है, और ये जानकर दीना का दिल टूट जाता है। वो कहती है कि वो लव्स की सबसे लॉयल एडवाइजर थी और उसने इतने सालों तक वो अकेले ही इस जगह पर इंतजार कर रही थी। लेकिन इसके बाद भी लव्स को याद नहीं आता कि उसने कभी किसी एडवाइजर की मदद ली हो। फिर सैफिल को अचानक से याद आता है कि जब ये बेस बन रहा था तब उसने सोचा था कि बैकग्राउंड में एक एनपीसी रखना चाहिए जो उस जगह का ख्याल रखे, और उसी वक्त उसने दीना को वहाँ सेट किया था और फिर उसके बारे में पूरी तरह भूल गया था। तो अब शायद इस दुनिया के रियल बनने के बाद वो एनपीसी की जगह गई थी। सैफिल को इसके लिए थोड़ा बुरा लगता है कि वो 200 सालों से अकेले यहाँ फंसी हुई थी, इसलिए लव्स मुस्कुराकर कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। दीना तुम्हारे बिना ये बेस सुरक्षित नहीं रह पाता। और ये सुनकर दीना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसके लिए लव के ये शब्द बहुत महत्व रखते थे, लेकिन अब लव्स को ये जानना था कि इन 200 सालों में दुनिया में क्या क्या बदला है। वो दीना से अभी तक की सारी कहानियां बताने के लिए कहती, तो दीना मुस्कुराकर कहती है कि मुझे सब बताने में खुशी होगी। और फिर वो बोलना शुरू करती है। वो बताती है कि लव्स की हार के बाद जिन 7 हीरोज ने मिलकर उसे हराया था उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग नेशन बना ली, और 2 सालों में उन 7 में से 4 हीरो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो नेचुरल तरीके से मारे गए थे, लेकिन बाकी 3 जिनकी लाइफ स्पेन ज्यादा लंबी थी वो अब भी जिंदा है। लव्स ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है। वो मन ही मन बड़बड़ाती है कि क्या वो हीरोज अभी जिंदा हैं जो पुराने फ्रेंड्स थे, या फिर ये सब इस दुनिया के एनपीसी बन चुके हैं। वो डिसाइड करते कि जल्दी वो उन तीनों से मिलने जरूर जाएगी, चाहे वो इंसान हो या बस गेम कैरेक्टर। फिर डीना आगे बताती है कि डीमन किंग ओम अभी भी जिंदा है, और उसके जिंदा होने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि लव्स को सील करने के बाद वो 7 हीरो उसे पूरी तरह हरा नहीं पाए थे। फिर वो कहते हैं कि लव्स की 12 हेवनली स्टार्स अब तक इस दुनिया में मौजूद, हालांकि उनमें से ज्यादातर अपने अपने रास्ते जा चुके हैं। ये वही ग्रुप था जिसे सैफिल ने बनाया था। 12 बेहद ताकतवर और रेयर मॉन्स्टर एनपीसीज जिन्हें उसने अपने अंडर रखने का सपना देखा था, ताकि उसके पास एक छोटी सी इलाइट आर्मी हो, एक ऐसी फौज जो कि हर कमांड पर दुनिया हिला दे। लव्स बिना डरे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि वो सब कहाँ हैं? तो डीना तुरंत जवाब देती है कि उनमें से 6 के बारे में मुझे पता है, और उनमें से 2 ने तो शायद डीमन आर्मी ज्वाइन कर ली है। आगे वो थोड़ा झिझक कर कहती है कि शायद उन्होंने हीरो से बदला लेने के लिए ऐसा किया, क्योंकि उन्होंने ही आपको सील किया था। लव्स को ये सुनकर थोड़ा बुरा लगता है। वो कहती है कि क्या इतनी छोटी बात के लिए उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। खैर
जब मिलेंगे तो उनकी थोड़ी क्लास लेनी पड़ेगी। हालांकि ये सोचकर उसे सुकून मिलता है कि अब उसके पास करने के लिए कोई काम है। उसकी असली प्लानिंग तो बस दुनिया घूमने और एक्सप्लोर करने की थी और ये पता लगाने की थी कि बाकी तीनों हीरो भी कहीं उसके जैसे प्लेयर तो नहीं। लेकिन अब उसे सबसे पहले अपने 12 हेवनली स्टार्स को वापस इकट्ठा करना होगा, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी बेकाबू हुआ तो उसकी जिम्मेदारी उसी पर आएगी। वो डीना से कहती है कि पहले स्टार का लोकेशन बता। डीना तुरंत एक मैप निकालती है और सिविल नाम की जगह पर पॉइंट करते हुए कहती है कि ये एक हीरो पिछले कुछ सालों से रह रहा है और हेवनली स्टार एरिया कहीं महीनों से उस जगह पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। अब इतना सुनते ही लव से खड़ी हो जाती है और कहती है कि हम यहीं से शुरुआत करेंगे और निकलने ही लगती है। लेकिन डीना उसे जल्दी से रोकती है और कहती है कि हम बिना तैयारी के ऐसे नहीं जा सकते हैं। डीना बताते है कि लव के पास तो एक सिक्का भी नहीं है और वो खुद उसे पैसा देना चाहती है, लेकिन 200 साल में काफी चीजें बदल गई हैं और उसका सारा पैसा बस कागज का कबाड़ा बन चुका है। तो लव मुस्कुराकर कहती है कि कोई बात नहीं, हम रास्ते में कुछ पैसे कमा लेंगे। तो डीना सिर पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारे साथ कौन बिजनेस करेगा, तुम लेजेंडरी कौन करो तो लोग तुम्हारा नाम सुनकर ही भाग जाएंगे। तो लव कहती है कि 2 साल हो चुके हैं, अब मुझे कौन ही पहचान पाएगा। इस पर डीना फिर कहती है कि एल्फ जैसी रेस अभी भी जिंदा है और उन्होंने तो शायद तुम्हारे नाम पर अपने बच्चों को डराना शुरू भी कर दिया होगा। ऊपर से किंगडम ने तुम्हारी वापसी पर पब्लिक वार्निंग भी जारी की है। फिर वो सुझाव देती है कि अगर तुम्हें सच में पैसे चाहिए तो तुम्हें एडवेंचरिंग करनी चाहिए। तो लव को एक ट्रेड सिटी एलआर भेजती है जहां वो एडवेंचर गिल्ड ज्वाइन कर सके, लेकिन उसके काले पंख बड़ी आसानी से सबका ध्यान खींच सकते हैं। इसलिए लव उन्हें अपने ओवरसाइज क्लॉ के अंदर छुपा लेती है, जिससे उसे चलने में दिक्कत हो रही थी और तो और उसमें उसे घुटन भी महसूस होने लगती है। और इस वक्त उसके पास और भी कोई रास्ता नहीं था। वो खुद से कहती है कि थोड़ी तकलीफ ही सही, पर अब असली खेल शुरू होगा। फिर जैसे ही वो दोनों एडवेंचर गिल्ड पहुंचती है तो लव दरवाजे पर रुक कर कहती है कि उसे लगता है जैसे वहाँ किसी पुराने अड्डे पर वापस आ गई जहाँ हर तरफ मिसफिट्स और डिजनरेट्स मौजूद हो। असल में उसकी गेम के लॉर के हिसाब से लव अपना डार्क नेशन बनाने से पहले एक एडवेंचर रह चुकी थी, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये तो पहली बार है जब वो असल में इस गिल्ड में कदम रखी है। फिर उसे सब इतना जाना पहचाना क्यों महसूस हो रहा है। फिर डीना कहती है कि लव किसी गहरी सोच में खोई हुई है, तो वो पूछती है कि सब ठीक तो है। तो लव तुरंत अपनी सोच से बाहर आकर कहती है कि कुछ नहीं, चलो जॉब बोर्ड चलते हैं। और दोनों जब जॉब बोर्ड के सामने पहुंचती हैं तो डीना की नजर एक पोस्ट पर जाती है जहां 3000 कॉइंस का रिवॉर्ड था और उसके लिए बस कुछ खोई हुई बिल्लियों को ढूंढना है। तो लव कहती है कि ऑफर बुरा नहीं है, लेकिन फिर सोचती है कि इन बिल्लियों को ढूंढने में मेरा पूरा हफ्ता निकल जाएगा और वो साइड क्वेस्ट पर इतना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती थी। दोनों आगे बढ़ती हैं और तभी डीना को एक हंटिंग जॉब देती है जहां वो कुछ ऑफ को खत्म करने के बदले 1500 कॉइन रिवॉर्ड मिल रहे थे। और लव को ये बिल्कुल परफेक्ट लगता है, क्योंकि ऑफ को मारने के बाद सिर्फ 3% चांस होते हैं कि उनके पास ये उनका मीट मिल सके, और अगर कोई वो मीट खा ले तो उसका मैक्स हेल्थ बढ़ जाता है। तो लव सोचती है कि क्यों ना एक साथ हंटिंग और थोड़ा एचपी फार्मिंग किया जाए। उसी दिन शाम को दोनों उस विलेज में पहुंचती है जहां से ये रिक्वेस्ट आई थी। वहां उनका सामना गांव के चीफ से होता है, जो कि थका हुआ बूढ़ा आदमी था जो बस सब कुछ खत्म करना चाहता था। वो बताता है कि काफी समय से गांव को तबाह कर रहे हैं। वो लड़कियों को अगवा करते हैं, लोगों को मार डालते हैं और गांव की हर चीज को राख बना देते हैं। वो दोनों से विनती करता है कि किसी तरह इन ऑर्क से उन्हें मुक्ति दिलाए। तो डीना मुस्कुराते हुए उसे भरोसा दिलाती है कि आप फिक्र मत कीजिए, लव्स इन ऑर्क्स को पल भर में खत्म कर देगी। जो सुनकर चीफ की आंखों में उम्मीद जाग जाती है और वो गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता है। फिर लव और डीना अपने हथियारों के साथ उस घने जंगल की तरफ बढ़ती हैं जहां से ऑर्क्स की स्मेल आ रही थी। अब शिकार करने का वक्त आ चुका था। कुछ देर चलते रहने के बाद आखिरकार लव और डीना को वहां ऑर्क्स का डेन मिल जाता है जहां 2 ऑर्क्स बाहर पहरा दे रहे थे। लव तुरंत अपने अटैक की तैयारी करने लगती है, लेकिन तब उसके दिमाग में एक बात आती है कि मैंने अब तक अपना टेस्ट स्क्रीन तो देखी ही नहीं। तो वो तुरंत उसे खोलती है और राहत की सांस लेती है, क्योंकि उसके सारे मैक्स लेवल एबिलिटी अब भी वैसे ही थे। इसलिए इन ऑर्क्स को खत्म करना उसके लिए कोई मुश्किल का काम नहीं होना चाहिए। अब भी वो थोड़ी झिझक रही थी। स्क्रीन पर किसी को मारना और हकीकत में किसी को मारना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो आखिरकार अपने एक एबिलिटी एक्टिवेट करती है और उसके चारों तरफ बाहर तलवार बन जाती है, जो अगले ही पल बिजली की तरह हवा को चीरती हुई उन दोनों ऑर्क्स पर जाके लगती है और हवा में चारों तरफ खून की स्मेल फैल जाती है। वो नजारा इतना घिनौना था कि डीनो तो सहम ही जाती है, लेकिन लव के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे ये सब उसके लिए बहुत आम बात हो। कुछ ही पलों में पूरे ऑर्क नेस्ट को खबर लग जाती है कि कोई घुसपैठिया आया है और सैकड़ों की संख्या में ऑर्क्स बाहर निकल कर आते हैं, जो कुछ ही सेकंड्स में लव को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनके बीच में एक विशाल ऑर्क खड़ा था, जो कि उनका लीडर भी होता है। अगर कोई भी आम एडवेंचर होता तो अब तक मौत के मुंह में सो चुका होता, लेकिन जैसे ये झुंड लव पर हमला करने दौड़ता तो उसे लगता है जैसे सब स्लो मोशन में चल रहे हैं। वो समझ जाती है कि उसे और तलवार बनाने की जरूरत नहीं है। वो हल्के मुस्कान के साथ अपने क्लॉक को पीछे फेंकती है और अगले ही पल गायब हो जाती है। फिर अगले ही पल सिर्फ उसकी तलवार की चमक दिखती है और ऑर्क्स के सिर हवा में उड़ते नजर आते हैं। कुछ ही सेकंड्स में पूरा दिन खामोश हो जाता है और लव धीरे से उस बड़े ऑर्क के सामने जाकर कहती है कि अरे मैंने तुम्हारी टीम को उड़ा दिया, अब तो क्या करेगा। तो विशाल ऑर्क गुस्से में ग्रस्त है और लव की ओर झपटते हुए पूरी ताकत से उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन लव हिलती तक नहीं। उसके चेहरे पर बस एक हल्की सी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अपने पंच से उसे हल्का सा टच करती है और 1 सेकंड बाद ही उस ऑर्क के सिर में एक बड़ा छेद बन जाता है। इस तरह से वो सभी ऑर्क को बिना किसी मेहनत के मार देती है। वो वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इतने की डीना भी कुछ पल तक बस उसे देखती रह जाती है। उसके बाद फिर वो आगे बढ़कर ऑर्क की लाशों को हार्वेस्ट करने लगती है। तो वो बहुत खुश हो जाती है जब उसे पता चलता है कि एक ऑर्क का टेंडरलॉइन अब भी सलामत है। डीना के मुताबिक ऑर्क की सारी वाइटलिटी उनके टेंडरलाइन में जमा होती है। अगर वो हिस्सा डैमेज ना हुआ हो और कोई उसे खा ले तो वो सारी एबिलिटी सीधा शरीर में ट्रांसफर हो जाती है। डीना मुस्कुराते हुए कहती है जब हम लौटेंगे तो मैं तुम्हारे लिए इसका स्पेशल मीट तैयार करूंगी। इतना कहकर वो एक के बाद एक पोर्टल्स बनाती जाती है और सभी ऑर्क की बॉडीज उन पोर्टल में स्टोर कर लेती है। तो उसकी एबिलिटी देखकर लव थोड़ा हैरान रह जाती है। उसे पता था कि डीना के पास ऐसी एबिलिटी भी है, लेकिन वो मन में सोचती है कि अगर कभी मुसीबत आई तो ऐसी टेलीपोर्टेशन स्किल उनके बहुत काम आने वाली है। अब आगे उनका काम था ऑर्क द्वारा अगवा की गई औरतों को बचाने का। तो कुछ ही देर में वो दोनों अंदर तक पहुंच जाती हैं और वहां उन्हें दर्जनों औरतें मिलती हैं। डीना को ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि सभी औरतें पूरी तरह ठीक है और किसी को कोई चोट नहीं लगी। तो लव कहती है कि ये तो नॉर्मल है। गेम की लॉर में लिखा था कि ऑर्क असल में औरतों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बस उनकी शक्ल बहुत खराब होती है और उनका करिश्मा स्टेज बेहद लो होता है। तो वो किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते और सीधे किडनैपिंग पर उतर आते हैं। ये जानकर डीना हैरानी से कहती है कि क्या ये डरावने मॉन्स्टर भी जेंटलमैन हो सकते हैं, लेकिन लव कहती है कि जो भी हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, किडनैप करना भी गुनाह है। फिर वो एक विशाल रॉक फीस्ट समन करती है और पूरे गुफा पर गिरा देती है ताकि कोई और जिंदा न बच सके। तभी डीना थोड़ा झपते हुए पूछती है कि क्या मैं इन लड़कियों की
यादें मिटा दूं ताकि उन्हें उन बदसूरत चेहरों की याद न रहे। तो लफ्ज़ तुरंत ही उसकी तरफ देख कर कहती है कि रुक जाओ, तुमने इतनी कैजुअली मेमोरी वाइप करने की बात कह दी जैसे ये कोई रोजमर्रा का काम हो। वो सोचकर पूछती है कि क्या तुम सच में किसी की यादें मिटा सकती हो? तो डीना बड़े आराम से जवाब देती है कि हाँ, ये तो बहुत ईजी है, अगर मैं चाहूँ तो किसी की पर्सनैलिटी भी पूरी तरह से बदल सकती हूँ। ये जानकर लफ्ज़ को डीना की ये बात थोड़ी डरावनी लगती है, पर फिर भी वो शांत होकर कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। इन लोगों ने बहुत कुछ देखा है, लेकिन उन्हें इसे झेलना सीखना होगा। हमें बस इन्हें सुरक्षित गाँव तक पहुँचाना है। उसके बाद वो एक गोलम समन करती है और उसे आदेश देती है कि सभी औरतों को अपनी पीठ पर बिठाकर गांव तक पहुंचाए। मिशन उम्मीद से कहीं अच्छे तरीके से पूरा हो जाता है, लेकिन लफज के मन में अभी भी एक सवाल था। वो पूछता है कि अगर ये काम इतना आसान था तो फिर किसी और ने इसे पहले क्यों नहीं लिया? तो डीना हंसते हुए जवाब देती है क्योंकि यहाँ किसी को इतना रिस्क लेने का मोटिवेशन नहीं मिलता। आगे लफज पूछता है कि क्या और के टेंडरलैंड में छिपी वाइटलिटी ही सबसे बड़ी इनाम है? तो डीना मना करते हुए कहती है कि शायद तुम्हारे टाइम में था, पर अब ये वॉरियर्स तो बस नाम के वॉरियर्स है। आगे वो पूछता है कि जानती हो इस युग का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर कौन है? तो लफ हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि अगर वो इस युग का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर है तो शायद मुझसे कम नहीं हो। लेकिन डीना बताती है कि नहीं, वो बस लेवल 120 तक पहुंचा है। जो सुनकर लफ्ज के चेहरे से पूरा रंग उड़ जाता है। वो हैरानी से कहती है कि क्या सिर्फ 120 ही? उसे याद आता है कि उसके टाइम पर तो सैकड़ों लोग 1000 तक पहुंच चुके थे। फिर डीना हंसते हुए कहती है कि हाँ, लेकिन वो लोग पिछले युग के थे जो हर सेकंड ट्रेनिंग करते थे, यहाँ तक कि वो तो इस चक्कर में अपनी नींद भी छोड़ देते थे। वो असली खिलाड़ी थे, कि अब के लोग इतने लगातार नहीं लड़ सकते, इतनी मेहनत करने से पहले ही वो मर जाएंगे। फिर लफ्ज वो आसमान की ओर देखती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो जिस वर्ल्ड को जानती थी वो इतना वीक कब हो गया। लफ्ज सोचती है कि शायद उसके लिए तो ये सब एक गेम था जहाँ लेवल अप करना नॉर्मल था, लेकिन इन लोगों के लिए ये उनकी असली जिंदगी है और कोई भी अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहता। उसके बाद लव और डीना वापस गाँव पहुंचती है, जहाँ गाँव वाले एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो सब औरतें जिन्हें बचाया गया था लफ्ज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हैं। लफ्ज भी उन्हें खुश देखकर खुश होती है, लेकिन मन में सोचती है कि अगर इन्हें मेरी असली पहचान पता लग जाए तो शायद ये लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। फिर गांव का मुखिया दोनों को उनका इनाम दे देता है, तो डीना उसे अच्छे से चेक कर लेती है और वहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी मुखिया पूछता है कि क्या सच में हम अपना बनाया हुआ गोलम रख सकते हैं? तो लफ्ज मुस्कुरा कर कहती है कि हाँ, अगर कभी फिर से कोई और का हमला करता है तो ये गाँव की सुरक्षा करेगा। मुखिया उसकी दयालुता देखकर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि तो आप जरूर भगवान की दूत होंगी। लेकिन लफ्ज मन ही मन हंस पड़ती है। फिर जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं तो गाँव वाले उसे उसका नाम पूछते हैं ताकि अपने राक्षसों के रूप में हमेशा याद रख सके। तो लफ्ज बिना सोचे समझे अपना नाम बताने जा रही होती है, लेकिन तभी डीना उसे रोकते हुए दूसरा नाम बता देती है, जिससे लफ्ज थोड़ा छिड़ जाती है। तो डीना कहती है कि हाँ, हम ये बात पहले भी तय कर चुके हैं कि हम उन्हें अपनी पहचान नहीं बता सकते। अगर तुम्हारी असली पहचान सामने आ गई तो पूरा राज्य डरने लगेगा। अब उनके पास सफर के लिए काफी पैसे थे, वो वहाँ सीधा सिविल जाने का डिसाइड करते हैं। हालांकि लफ्ज थोड़ी परेशान थी क्योंकि वो वहाँ एक बहुत ही खतरनाक काम के लिए जा रहे थे। उसे बाहर स्टार्स में से एक एरिस को रोकना था, दूसरी जगह पर हमला कर रहा था। साथ ही उसे ये भी कन्फेस करना था कि क्या उसके पुराने साथी अब भी जिंदा हैं या नहीं। इसलिए वो सबसे पहले मैग्रेस से मिलने का सोचते हैं। जैसे जैसे वो उसे शहर के पास पहुंचते हैं तो लफ्ज देखते कि चारों तरफ छोटे छोटे चमकते हुए पार्टिकल्स मूव कर रहे थे। वो पूछती कि ये क्या है? तो डीना बताती है कि माना के पार्टिकल्स है। ये जमीन इतनी अच्छी है कि यहाँ से माना निकल कर हवा में तैर रहा है। ये इस बात का सबूत है कि हम स्वेल नेशन के करीब पहुंच गए हैं। वो ये कहते हुए बहुत एक्साइटेड लग रही थी, लेकिन लफ्ज ने इधर उधर देखकर कहती है कि मुझे तो ये सब एक नॉर्मल वाटर टाउन जैसा ही लग रहा है। फिर वो शहर की मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ एक गार्ड बताता है कि अंदर जाने के लिए उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए और लफ्ज को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए वो चिंतित हो जाती है कि शायद वो शहर के अंदर नहीं जा पाएंगे। लेकिन डीना बिल्कुल भी परेशान नहीं थी क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट फॉर्जी की स्किल है, जिससे वो किसी भी डॉक्यूमेंट को तुरंत बना सकती है। वो सीधा गार्ड के पास पहुंच जाती है और दोनों का पासपोर्ट दिखाती है, तो गार्ड उन्हें देखकर सच मान लेता है और उन्हें शहर के अंदर जाने देने लगता है। फिर जब वो सिटी में घूम रहे होते हैं तो डीना लव को बताती है कि इस शहर की स्थापना एक बुद्धिमान एल्फ मैग्रेस ने की थी और ये शहर अपनी मैजिकल नॉलेज के लिए काफी जाना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ माना भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए यहाँ कई मेज और स्कॉलर्स अपनी मैजिक ट्रेनिंग के लिए आते हैं। आगे डीना लव से पूछती है कि आगे तुम्हारा क्या प्लान है? तो लव बताती है कि सबसे पहले वो मैग्रेस से मिलने जाएगी क्योंकि उसे कुछ बात करनी थी। लेकिन डीना ये सुनकर डर जाती है क्योंकि वो सोचती है कि लव्स मैग्रेस के कैसल पर हमला करने वाली है, लेकिन लव्स उसे भरोसा दिलाती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, वो बस उसे मिलने के लिए जा रही है। खासकर एरिस यहाँ पर अटैक करके मैग्रेस को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, इसलिए उसे उसके लिए मैग्रेस से माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन उससे पहले लव्स कहती है कि वो लाइब्रेरी जाना चाहती है क्योंकि अभी भी उसे इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानना था। तो आसपास लोगों से लाइब्रेरी की लोकेशन पूछने लगती है। इसी दौरान उनकी मुलाकात ग्रांड नाम के एक बंदे से होती है। वो कहता है कि तुम दोनों को जरूर इस शहर में नहीं हो, क्योंकि लगभग सभी जानते हैं कि यहाँ की सभी लाइब्रेरी पूर्वी दिशा में है और उनके पास काफी खाली समय भी था, इसलिए वो उन्हें वहाँ खुद ले जाने के लिए मान जाता है। फिर डीना उसे धन्यवाद देती है और खुद को ट्रैवलिंग मर्चेंट और लव्स को उसका अजीब और रहस्यमय कर्मचारी बताती है। तो लव्स को उसे चुप करने के लिए उसका पैर जोर से दबा देती है क्योंकि आखिर कौन अपने साथी को अजीब और रहस्यमय बताता है। लेकिन ग्रांट्स अब देख सकता था कि लव्स वाकई थोड़ी अजीब लग रही थी, फिर भी उसे यकीन था कि उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। तो लव्स को भी ये देखकर थोड़ा सुकून मिलता है कि वो उस पर शक नहीं कर रहा था। उसके बाद शहर के अंदर के रास्ते दिखाते हुए ग्रांट्स बता रहा था कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं और डीना भी हैरान होकर कहती है कि यहाँ तो सब कितने जोश में है। इस पर ग्रांट्स मुस्कुराकर बताता है कि हाँ, स्वेल के लोग बहुत ही खुश मिजाज और मेहनती हैं। लेकिन फिर वो थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि हालांकि पिछले कई सालों से स्वेल पर एरिस के हमले होते रहे हैं, इसलिए ज्यादातर लोग अब यहाँ रहना पसंद नहीं करते। ये सुनकर लव्स का चेहरा अचानक उतर जाता है। अंदर से उसे एहसास होता है कि इस हालात के पीछे कहीं न कहीं उसकी ही गलती है। ग्रांट्स उसकी बेचैनी को नोटिस कर लेता है, मगर उसे लगता है कि वो शायद एरिक के अटैक की बात से डर रही है, इसलिए वो उसे भरोसा दिलाती है कि चिंता मत करो, शहर का डिफेंस सिस्टम को तोड़ भी नहीं सकता। फिर वो समझाने लगता है कि किसी झील से पूरा शहर गिरा है। वो असल में एक गोलम है जिसे मैग्रेस नाम के क्रिएटर ने बनाया था और अब तक जितनी बार भी एरिस ने हमला किया था हर बार उस गोलम ने ही शहर की रक्षा की है। ये सुनकर लव्स झील को स्कैन करती है तो उसे पता चलता है कि ये सच में एक गोलम ही है। फिर भी वो उसका लेवल 500 देखकर कुछ खास इंप्रेस नहीं होती, लेकिन उसके मिलियन एचपी पॉइंट देखकर चौंक जाती है। वो सोचती है कि अगर मैग्रेस ने इतना पावरफुल गोलम बनाया है तो उसके पास सच में कमाल का स्किल होगा। ग्रांट फिर उन्हें शहर के मॉन्ट्रियल स्टेशन तक छोड़ने जाता है और कहता है कि यहाँ से तुम्हें ईस्टर्न स्टेशन तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसके बाद तुम्हें अकेले ही जाना होगा। तो डीना और लव्स दोनों उसका दिल से धन्यवाद करती हैं। फिर जैसे ही ग्रांट्स जाने लगते हैं तो लव्स चुपचाप उसका डेट शीट
स्कैन करती है। उसका लेवल 82 था। वो सोचती है कि तकनीकी तौर पर ये बहुत बड़ा लेवल नहीं था, लेकिन इस युग के फाइटर्स के हिसाब से ग्रांट्स उनमें से काफी स्ट्रॉन्ग था। फिर डीना उसकी ओर देखती है और कहती है कि चलो अब चलते हैं, और दोनों आगे बढ़ जाते हैं जहाँ से उनकी अगली जर्नी शुरू होने वाली थी। अब जब लफ्स थोड़ा सोचती है तो उसे याद आता है कि मॉन्ट्रेस तो उसने कभी अपने ओरिजिनल गेम में देखे नहीं थे। ये जगह तो बिल्कुल नई लग रही थी, शायद गेम की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। फिर जब दोनों लाइब्रेरी पहुंचती है तो लफ्स सीधा हिस्ट्री सेक्शन में चली जाती है। उसे जानना था कि इस 200 साल में जब तक वो सील्ड थी उस दौरान यहाँ क्या क्या हुआ था। वो एक के बाद एक बुक्स पलटने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर कुछ अजीब किताबों पर पड़ती है। वो 3 किताबें ऐसी थी जिनमें लिखा था कि सातों हीरोज ने लफ्स को सील करके बहुत बड़ी बेवकूफी की थी। ये देखकर लफ्स थोड़ी चौंक जाती है कि ये शहर मैग्रिस चला रहा है, जो खुद उन्हीं 7 हीरोज में से एक था। तो फिर यहाँ ऐसी किताबें कैसे रखी जा सकती हैं? तो रीना कहती है कि शायद इसलिए क्योंकि मैग्रिस ने यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं बनाई है, उसने लोगों को बोलने की आजादी दी है, इसलिए कोई भी उसके बारे में जो चाहे वो कह सकता है। वो आगे समझाती है कि असल में लोग 7 हीरोज से नफरत नहीं करते, बस अब उन्हें लगता है कि लफ्स इतनी बुरी भी नहीं थी जितना सबने समझा था। लफ्स सब कुछ चुपचाप सुनती रहती है और रीना आगे कहती है कि 200 साल बीत चुके हैं, उस वक्त लोग उससे बहुत डरते थे, लेकिन वो डर धुंधला पड़ चुका है। कुछ लोगों ने तो मानना शुरू कर दिया है कि लफ्स का शासन उतना बुरा भी नहीं था। फिर लफ्स की किताब पढ़ती है जिसमें लिखा था कि 200 साल पहले कहीं से एक रहस्यमयी ब्लैक विंग अचानक प्रकट हुई थी, जिसने पूरी दुनिया को एक झटके में अपना शासन के अधीन कर लिया। लेकिन असल में उसने बस सबको साथ मिलाया था। वो सख्त थी लेकिन क्रूर नहीं थी, और उसके राज में बहुतों की जिंदगी बेहतर हो गई थी। लेकिन इंसानियत ने अपनी आजादी वापस पाने की चाहत में उसे अस्वीकार कर दिया और 7 हीरोज ने मिलकर उसे सील कर दिया। और अगर यहीं तक बात रहती तो शायद सब ठीक होता, लेकिन उस वक्त तक पूरी डीमन आर्मी को रोकने वाले डर बस लफ्स और उसके 12 स्टार्स ही थे। इसलिए जैसे ही लफ्स को सील किया गया, डीमन आर्मी ने उस मौके का फायदा उठाया और इंसानियत पर हमला बोल दिया। उसके बाद हीरोज ने डीमन आर्मी को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी ताकत पहले जैसी नहीं रही थी, इसलिए वो हार गए और धीरे धीरे इंसानों की धरती डीमन के कब्जे में आती रही और अब पूरी तरह मानव जाति मिटने की कगार पर थी। ये सब जानकर लव के दिल में बेचैनी उठने लगी। वो सोचती है कि मैंने जो युद्ध शुरू किया था वो तो बस खिलाड़ियों के बीच मजे के लिए था, किसी ने मुझे नहीं बताया कि उससे ये दुनिया तबाह हो जाएगी। और लाइब्रेरी की इस यात्रा ने उसे उसकी गलती का एहसास करा दिया। अब वो जानती थी कि उसे क्या करना है। वो जल्दी से एरिस से मिलकर सब कुछ ठीक करना चाहती थी, लेकिन तभी जमीन अचानक से जोर से हिलती है। पूरी सिटी में भूकंप जैसा झटका लगता है और चारों तरफ सायरन बजने लगते हैं और सभी मशीनरीज को बॉर्डर पर बुलाया जाता है और उन्हें दुश्मन के हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दिया जाता है। तो लफ्स चारों ओर हुई नुकसान को देती है और डीना से पूछती है कि क्या यहाँ तक इतने बड़े भूकंप अक्सर आते रहते हैं। तो डीना जवाब देती है कि नहीं, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। और ये जानकर लफ्स तुरंत समझ जाती है कि जरूर एरिस की किसी स्किल का असर है और वो जल्दी ही पूरी ताकत से हमला करने लगता है। तो वो वक्त बर्बाद नहीं करती और तुरंत एक ग्लाइडर बनाती है और डीना को साथ चढ़ने को कहती है। फिर आगे जाते हुए उसे एक चीज समझ नहीं आ रही होती। वो सोचती है कि एरिस तो हमेशा एक मासूम भीड़ जैसे मॉन्स्टर के रूप में जाना जाता था और वो किसी पर भी इस तरह से अटैक नहीं कर सकता, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या सच में ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मुझे सील कर दिया गया था, या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है? उसे एक और बात बहुत परेशान कर रही थी कि उसे एरिस की सारी बातें कैसे याद है, जबकि उसने गेम में उससे कभी मुलाकात भी नहीं की थी। लेकिन अभी उसके पास इन सवालों के जवाब ढूंढने का समय नहीं था। पहले उसे किसी भी कीमत पर एरिस को रोकना था। आगे हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब एरिस बस एक छोटा सा मेमना था। वो अकेले जंगल में भटक रहा था और तभी वो लव से टकरा जाता है। लव उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसके सामने जो खड़ा था वो कोई साधारण ग्रेड नहीं बल्कि एक रेनबो शिप था, एक लेजेंडरी मॉन्स्टर जिसके बारे में कहा जाता था कि वो हर 500 साल में सिर्फ एक बार जन्म लेता है। वो धीरे धीरे उसके करीब जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो कदम बढ़ाती है तो वो छोटा मेमना डर के मारे पीछे हट जाता है और रोने लगता है। लव उसकी आंखों से बहते आंसू को देखकर अंदाजा लगाती है कि शायद ये बेचारा जन्म से ही इंसानों और मॉन्स्टर से भागता फिर रहा है, क्योंकि उसकी ऊन का एक एक रेशा सोने से भी ज्यादा कीमती था। फिर वो उससे सीधा पूछती है कि अगर तुम्हें अपनी हालत पर इतना अफसोस है तो इन आंसुओं से क्या होगा? अगर तुम्हें अपनी ऐसी हालत पसंद नहीं तो उन लोगों के खिलाफ लड़ो जो तुम्हें सताते हैं, वरना जिंदगी भर आंसू ही बहाते रह जाओगे। उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जिसने उसे छोटे से एरिस के दिल में आग जला दी। एरिस ने अपने आंसू पूछे और उसी पर लफ्स पर हमला कर दिया, जो देखकर लफ्स पहले तो हैरान हुई लेकिन फिर मुस्कुरा देती है। उसे उसका ये अंदाज काफी पसंद आया था। फिर वो उसे वापस नीचे खड़ा कर देती है और कहती है कि मेरे साथ चलो, लेकिन एक दिन मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगी और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा पहला साथी बनो। आगे वो पूछती है कि वैसे क्या तुम्हारा कोई नाम है? तो वो मेमना नाम है सिर हिला देता है। फिर लफ्स आसमान की ओर देखती है और कुछ देर सोच कर कहती है कि अब से तुम्हारा नाम एरिस होगा। यहाँ से सीन प्रेजेंट में आती है जहाँ ग्रांट्स और उसके सिपाही पूरी रफ्तार से एरिस की फोर्स को रोकने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि ये साफ था कि एरिस एक फुल स्केल अटैक की तैयारी कर रहा है। उसके बाद जैसे ही ग्रांट्स फ्रंट लाइन पर पहुंचता है तो उसके सामने मॉन्स्टर की एक विशाल सेना थी जो शहर के गेट की ओर बढ़ रही थी। उसे डर लगने लगता है कि इतने दुश्मनों को रोकना तब तक नामुमकिन है जब तक मुख्य सेना तैयार न हो जाए। और पहले आया भूकंप शायद एरिस की वॉर डिक्लेरेशन थी, क्योंकि चाहे वो उनसे कितना भी नफरत क्यों न करता, लफ्स ने एक सख्त नियम बनाया था कि कोई भी बिना घोषणा किए हमला नहीं कर सकता और एरिस ने अब तक उस नियम का पूरी श्रद्धा से पालन किया था। कुछ देर बाद शहर की एडवांस फोर्स भी वहां पहुंच जाती है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि सभी मेज और आर्चर्स फायर करें और मॉन्स्टर को नजदीक आने से रोकें। फिर तीर और मैजिक बर्ड की बारिश शुरू हो जाती है और कई मॉन्स्टर मारे जाते हैं। उसके बाद बाकी सैनिक भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं ताकि बाकी दुश्मनों को तब तक रोका जा सके जब तक मेन फोर्स न आ जाए। ग्रांट सबसे आगे लड़ रहा होता है। उसकी तलवार हवा में चमक रही थी और हर वार के साथ एक मॉन्स्टर गिरता जा रहा था, लेकिन उसके साथ ही उतनी मजबूत नहीं थे। उनमें से कई को मॉन्स्टर ने बेरहमी से काट डाला। हालत बिगड़ते जा रहे थे और ग्रांट्स को लगने लगा कि अब ज्यादा देर तक टिकना नामुमकिन है। तभी अचानक आसमान से बर्फ की नुकीली बूंदें जैसे अनगिनत आइस स्पाइक गिरने लगे और पूरा मैदान एक पल में ही जम गया। सभी लोग पलट कर शहर की ओर देखते हैं तो वहाँ से 2 लोग मैग्रिस और उसका वोटर गोलेम लिविया आ रहे थे। उन्हें देखकर सभी को राहत मिली कि उनका गार्डियन उन्हें बचाने के लिए पहुंच चुका है। फिर मैग्रिस कहता है कि सब पीछे हट जाओ, बाकी काम लिविया संभाल लेगी और लिविया को अटैक करने का आदेश दे देता है। कुछ ही पलों में लिविया अपनी वाटर मैजिक से दर्जनों मॉन्स्टर को एक ही वार में मिटा देती है। वहीं दूसरी ओर लफ्स ये सब दूर से देख रही थी। अगर हालत बिगड़ते तो वो खुद उस लड़ाई में दखल देने वाली थी, पर अब जब लिविया और मैग्रिस दोनों मैदान में उतर चुके थे तो उसे लगा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैग्रिस को देखकर वो कहती है कि क्या इसके स्टेट अब भी पहले जैसे ही हैं जब हम साथ खेला करते थे? वो चुपचाप उसकी स्टेट स्क्रीन खोलती है और उसे देखकर हैरान रह जाती है। मैग्रिस अब सिर्फ 500 लेवल पर था और उस पर एक अजीब सा कर्स लगा हुआ था। कर्स साफ था, कर्स ऑफ द वैनिक्विज्ड। लव्स कुछ देर तक उस स्क्रीन को देखती रहती, मानो समझने की कोशिश कर रही हो कि इतने सालों में आखिर क्या बदल गया। लव्स ने पहले कभी ऐसा कर्स नहीं सुना था, तो वो तुरंत डीना की तरफ मुड़कर पूछती है कि क्या तुम्हें पता है ये है क्या? डीना थोड़ी देर
देर तक सोचती है और कहती है कि मैंने कुछ अफवाहें सुनी थी कि जब वो पुराने हीरोज डीमन लॉर्ड को हराने में नाकाम हुए थे तो उन सब पर एक भयानक श्राप लगा दिया गया था। कहा जाता है कि उस श्राप ने उनकी ताकत का आधा हिस्सा हमेशा के लिए सील कर दिया। शायद इसी वजह से मैग्रेस अब पहले जितना मजबूत नहीं रहा। और अगर ये बात सही है तो उसका मतलब ये भी है कि अब मैग्रेस अपनी पूरी ताकत कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और अगर उसने कर भी लिया तो लिविया जैसे ही कोई नया गोलम नहीं बना पाएगा। उन्हें अब एहसास हो रहा था कि अगर लिविया हार गई तो ये शहर सच में तबाह हो जाएगा। इसी बीच जमीन अचानक जोर जोर से हिलने लगती है और पहाड़ों की तरफ से एक बड़ा मॉन्स्टर आते हुए दिखाई देता है। वो और कोई नहीं बल्कि एरिस था। उसे देखकर सभी चौकन्ने हो जाते हैं और कुछ ही क्षणों में मैदान का माहौल फिर से युद्ध सा बन गया। एरिस और लिविया अब आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे पर अटैक करते हैं। हालांकि एरिस का एलिमेंट फायर था तो मैग्रेस को पूरा यकीन था कि यहाँ वाटर गोलम लिविया ही जीतने वाली है। तभी लिविया एरिस पर वाटर स्पाइरल अटैक कर देती है जिससे एरिस को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो पूरी ताकत से उस पर एक विशाल फायरवॉल अटैक कर देता है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो एरिस का अटैक चूक गया हो, लेकिन असल में एरिस का निशाना लिविया थी ही नहीं। उसका असली निशाना मैग्रेस था। मैग्रेस बिना किसी सुरक्षा के अकेले खड़ा था, लेकिन ठीक उससे पहले कि वो धमाका उसे लगता, लिविया बिजली की तेजी से आगे बढ़ गई और अपने वाटर मैजिक का यूज करके पूरी आग बुझा दी। मैग्रेस राहत की सांस लेता है और लिविया को आदेश देता है कि पूरे मैदान को टीडल वेव बनाकर एरिस पर अटैक करो, और लिविया बिल्कुल वैसा ही करती है। लेकिन एरिस अपनी फ्लेम होप स्किल एक्टिवेट करके हवा में छलांग लगाते हुए सीधा मैग्रेस की ओर बढ़ने लगता है। तो मैग्रेस खुद को बचाने के लिए जल्दी से अपने सामने एक बैरियर बना लेता है, पर अभी उसके पास सिर्फ आधी ताकत थी, इसलिए वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। एरिस की फायर एनर्जी ने धीरे धीरे उस ढाल को क्रैक कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पूरी तरह तोड़ पाता, लिविया पीछे से अटैक करके एरिस का गला पकड़ लेती है, जिससे एरिस हिल भी नहीं पा रहा था, जो देखकर सारे सैनिक चिल्लाने लगते हैं कि उसे खत्म कर दो। वहीं डीना लव से पूछती है कि तुम्हारे हिसाब से अब क्या होगा, तो लव जवाब देती है कि जहाँ तक इस बैटल की बात है लिविया जीत जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इस वॉर को भी जीत लेगी। आगे वो बोलती है कि एरिस के अटैक को रोकने में लिविया की एचपी लगभग खत्म हो चुकी है और मुझे शक है कि यही एरिस की असली योजना थी। एरिस जानता था कि वो लिविया को 1v1 बैटल में नहीं हरा सकता, इसलिए उसने एक अलग स्ट्रेटजी बनाई। वो लगातार उस पर अटैक करता रहा, जिससे धीरे धीरे उसकी हेल्थ कम हो गई और अब वो उसके पीछे हटने का इंतजार कर रहा है ताकि उसे दोबारा हमले करने का मौका मिल सके। लव्स उसकी इस योजना से काफी इंप्रेस हुई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि एरिस इतना लॉजिकल सोच पाएगा। वो जान चुका था कि लिया अपने भारी शरीर के कारण पीछे हटते हुए दुश्मन का पीछा नहीं कर सकती। इसका मतलब ये था कि अगर वो ऐसे ही अटैक करता रहा तो आखिरकार जीत उसी की होगी। लेकिन लव्स उसे ऐसा करने नहीं दे सकती थी, क्योंकि अगर एरिस ने सच में लिविया को डिस्ट्रॉय कर दिया तो शहर की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएगी। इसलिए वो खुद मैदान में उतरने का फैसला करती है। अगले ही पल वो डीना का हाथ पकड़कर मैदान में जंप कर देती है। वहीं एरिस अपने अगले पावरफुल ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक लव्स हवा में घूमते हुए उसे एक जबरदस्त किक मारती है और उसे पहाड़ों के पार फेंक देती है, जो देखकर पूरा मैदान, सैनिक, मैग्रेस और यहाँ तक कि डीना भी सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो भयानक मॉन्स्टर जिससे लिविया भी लगभग हारी गई थी, वो बस एक ही बार में उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। मैग्रेस सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये है कौन जिसके पास इतनी पावर है। लव्स ने अभी तक अपनी पहचान छुपा रखी थी, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करती है तो मैग्रेस को उसके बारे में पता चल जाता है। वो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन लव्स अभी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वो उसे रोक देती है और कहती है कि अभी कुछ मत पूछो, एरिस से मैं खुद निपट लूंगी और फिर वापस आकर तुमसे इस बारे में बात करूंगी। लेकिन उसके जाने से पहले मैग्रेस उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि सावधान रहना, एरिस अकेले नहीं है, इसके पीछे कोई और है जो उसकी रिवेंज की भूख को भड़का रहा है। ये सुनकर लव्स हल्की मुस्कुराते हुए कहती है कि ये सलाह मेरे पुराने दोस्त ने दी थी तो मैं इसे जरूर ध्यान में रखूंगी। फिर वो सीधा उस पहाड़ की ओर जाने लगती है जहाँ एरिस गिरा था। फिर जैसे ही वो उसके सामने पहुंचती है तो एरिस घूमकर पूछता है कि तुम हो कौन। ये सुनकर लव्स थोड़ा चौंक जाती है, क्योंकि जब वो गेम खेलती थी तो एरिस सिर्फ भीड़ जैसी आवाज निकालता था, उसे तो ये पता भी नहीं था कि वो बोल भी सकता है। खैर, क्योंकि एरिस उसे पहचान नहीं पा रहा था तो वो अपनी इंटिमिडेशन स्किल एक्टिवेट करती है और जैसे ही एरिस उस डरावनी प्रेशर वेव को महसूस करता है तो उसके अंदर पुरानी यादें जाग उठती हैं। वो उस एहसास को पहचानता है जो उसे अपने मास्टर से मिला था, लेकिन फिर भी वो लव्स पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उसके हिसाब से लव्स तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। लव्स खुद भी पूरी तरह पक्की नहीं थी कि क्या वो ओरिजिनल लव्स मानी जाएगी या नहीं, क्योंकि वो रेनकार्नेट होकर यहाँ आई है। पर एक बात तो तय थी कि ये शरीर लव्स माफल का ही था, क्योंकि वो सचमुच लव्स जैसी दिख रही थी। पर वो खुद को समझता है कि नहीं, ये एक झूठी है, मास्टर कभी वापस नहीं आ सकती, और वो पूरे जोश जुटाकर फुल पावर में अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर लव्स एक्साइटेड हो जाती है। कई सौ साल में ये पहला मॉन्स्टर था जो शायद उसका वार झेल पाएगा। उसके लिए एक रियल फाइट थी। एरिस पूरी ताकत से उस पर चार्ज करता है, जिससे जमीन कांप उठती है और कुछ 100 मीटर तक वो लव्स को पीछे धकेल देता है। पर फिर अचानक से लव्स एक ही हाथ से उसे बहुत आसानी से रोक देती है और हंसते हुए कहती है कि 200 साल में तुमने काफी तरक्की कर ली है। फिर एरिस और जोर लगाता है, लेकिन लव्स हिलती भी नहीं। वो उसे देखकर बोलती है कि तुम कितने प्यारे लगते हो जब तुम इतनी कोशिश करते हो, चलो मैं तुम्हारी मेहनत का इनाम देती हूँ। और अगले ही पल लव्स उसका सिर पकड़कर हवा में उठा लेती है और फिर वो उसे ऊपर सीधा आसमान में उछाल देती है। पर लव्स का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, तो वो खुद उड़कर उसके ऊपर पहुंच जाती है और कहती है कि अब थोड़ा पेंटिंग कर लेते हैं। और इसके बाद उसने उसे ऐसा जोरदार पंच मारा जैसे 10 टन का ट्रक टकरा गया हो, जिससे एरिस सीधा जमीन की तरफ गिरने लगता है। पर उसके नीचे पहुंचने से पहले लव्स नीचे आकर फिर से उसकी चिन पर एक जोरदार पंच मारती है और एरिस फिर से ऊपर जाने लगता है। और यह गेम देखकर सभी लोग काफी दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी ओवरवेलमिंग पावर कभी नहीं देखी थी। आखिरकार लव्स काफी जोर से एरिस को जमीन पर पटक देती है, जिससे उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। लेकिन कहानी यहीं भी खत्म नहीं होती। एरिस का शरीर अब नीली आग जैसे जलने लगता है। ये उसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था। तो लव्स कहती है कि चलो अब देखती हूँ कि तुम्हारे पास क्या बचा है। एरिस पूरी ताकत से उसकी तरफ चार्ज करता है और लव्स भी मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ जाती है। और अगले ही पल वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जो मीलों दूर से देखा जा सकता था। फिर जब धूल साफ हुई तो सभी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि लव्स फिर से एरिस के वार को सिर्फ एक ही हाथ से रोक चुकी थी। इतना ही नहीं, वो बस अपनी उंगली से उसे चट्टानों के पार फेंक देती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अब भी शक है कि मैं असली लव्स नहीं हूँ।
तभी आरिस अचानक से बाहर आता है और जंप करते हुए इंसानी रूप में बदल जाता है और लफ्ज़ के गले लगकर माफी मांगते हुए कहता है कि मास्टर माफ करना, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। यहाँ लफ्ज़ थोड़ी हैरान रह गई। उसे पता था कि एरिस का ह्यूमन फॉर्म है, पर उसने उसे कभी इतना फैन बॉय टाइप का नहीं बनाया था। फिर अचानक उसे अपना पुराना ग्रुप चैट याद आता है जहाँ वो और उसके दोस्त मजाक में एरिस को फैन बॉय डिजाइन देने की बात कर रहे थे और उसने भी हाँ कर दी थी। लगभग 20 मिनट तक लगातार माफी मांगने के बाद एरिस आखिरकार शांत हो जाता है तो लफ्ज़ उसका स्टेटस स्क्रीन देखती है। उसका लेवल तो वही था जो गेम के वक्त था, लेकिन उसकी एबिलिटी में काफी सुधार आ गया था। शायद ये 200 साल तक उसकी मेहनत का नतीजा था। फिर लफ्ज़ कहती है कि मैंने अपनी वाराहेमली स्टार्स को वापस लेने आई हूँ और तुम मेरे पहले स्टार हो, तो इसके लिए ना मत कहना। ये सुनकर एरिस की आंखों में चमक लौट आती है और वो कहता है कि मुझे खुशी है कि आप पहले मुझे लेने आई। मैं दोबारा आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पहले वो कुछ चीजें जानना चाहता था। वो जिज्ञासा से पूछता है कि मास्टर, वो नीले बालों वाली औरत कौन थी? तो डीना दूर से निराश होकर कहती है कि क्या सच में तुम्हें याद भी है कि नहीं कि मैं कौन हूँ? फिर वो गुस्से में एरिस की तरफ दौड़ती है और उसकी आंखों में सीधा देखती हुई कहती है कि याद नहीं है तुम्हें? मैं तो हर पल हर जगह शुरू से लफ्ज़ के साथ थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी और तभी एरिस को उसकी कुछ धुंधली याद आती है। लफ्ज़ के विशाल थ्रोन के बगल में हमेशा की छोटी सी आकृति खड़ी रहती थी, वही डीना थी। लेकिन फिर उसे उस पर शक होने लगता है और वो सोचता है कि अगर उसके पास मेमोरी अल्टरिंग पावर्स है तो कहीं ये सब वही तो नहीं कर रही। वो इस पर काफी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे बस इतना याद था कि डीना कभी भी अपनी जगह से नहीं हिली थी। वो कहता है कि तुम हमेशा एक ही जगह पर खड़ी रहती थी, तो मुझे लगा था कि तुम कोई मूर्ति या फर्नीचर हो। और अभी वो उसे बोलता हुआ देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है। ये सुनकर डीना का चेहरा मुरझा जाता है और वो एक किनारे जाकर बिल्कुल एक नाराज बच्चे की तरह रोने लगती है, जो देखकर लफ्ज़ हंसी नहीं रोक पाती। वो कहती है कि सच कहूं तो मुझे भी पहले नहीं पता था कि डीना कौन है, पर जब से मैं यहाँ आई हूँ इसने बहुत मदद की है। तो एरिस, तुम इसे इतना मत चढ़ाओ। थोड़ी देर बाद लफ्ज़ एरिस से पूछती है कि वो आखिर शहर पर हमला क्यों कर रहा था। तो एरिस बताता है कि उसने ये सब लफ्ज़ का बदला लेने के लिए किया। वो कहता है कि अगर उन्होंने तुम्हें सील ना किया होता तो इंसान कब के हार चुके होते। लफ्ज़ उसकी फीलिंग समझती है और उसे ये सब भी अच्छा लगता है कि एरिस ने उसकी खातिर इतना किया, लेकिन वो साफ कह देती है कि उसे इंसानों से कोई बदला नहीं लेना है। फिर उसे अचानक मैग्रेस की बातें याद आती हैं, तो वो एरिस से पूछती है कि तुम्हें बदला लेने के लिए किसने कहा। तो एरिस जवाब देता है कि वो एक डीमन था और उसी वक्त डीमन कॉन्टिनेंट में वही डीमन मार्क्स अपनी सेना तैयार कर रहा होता है। उसका प्लान था कि जैसे ही एरिस लिविया की फोर्स को कमजोर करेगा वैसे ही वो उन पर हमला कर देगा। मार्क्स ने लेवल 80 से ऊपर के राक्षसों की पूरी फौज बना ली थी। उसे पूरा यकीन था कि अब कोई इसे रोक नहीं सकता। वो सबको आदेश देता है कि चलो वहाँ के हर इंसान को मिटा दो। लेकिन ठीक उसी पल आसमान से एक जबरदस्त धमाका होता है और लफ्ज़ उसके किले के सामने आकर लैंड करती है। उसके उतरते ही मार्क्स की पूरी सेना पल भर में खत्म हो जाती है, जो देखकर मार्क्स हैरान हो जाता है। उसे नहीं पता था कि ये औरत कौन है, लेकिन वो उसे बहुत पावरफुल लगती है, इसलिए वो खुद उससे बात करने के लिए नीचे आता है। इसी बीच एरिस भी वहाँ पहुंच चुका था, तो मार्क्स उसे देखकर पूछता है कि तुम वापस क्यों आ गए? क्या अब तुम्हारी इंसानों से नफरत खत्म हो चुकी है? इस पर एरिस जवाब देता है कि नफरत तो अभी भी है, लेकिन अब समझ आया है कि उन्हें मिटाने से ना मुझे कुछ मिलेगा ना लफ्ज़ को, फायदा सिर्फ तुम जैसे डीमंस का होगा। और फिर वो मार्क्स को ये सब यही खत्म करने के लिए कहता है। तो मार्क्स कहता है कि मुझे पता था कि एक दिन ऐसा जरूर होगा, अब जब तुम मेरे काम के नहीं रहे तो तुम्हें मिटा ही देता हूँ। तभी लफ्ज़ बीच में आ जाती है और एरिस को पीछे रहने के लिए कहती है और मार्क्स थोड़ा हैरान था कि इंसानों के साथ अब भी कोई इतना ताकतवर है, लेकिन उसे खुद पर कॉन्फिडेंस होता है कि वो उसे हरा देगा क्योंकि वो 7 डीमन जनरल में से एक था। फिर वो अटैक की तैयारी करने लगता है और साथ में बताने लगता है कि ये कैसे काम करती है, जो सुनकर लफ्ज़ बोर हो जाती है और अगले ही पल उसका मुक्का सीधे मार्क्स के चेहरे पर लगता है, जैसे मार्क्स आसमान में उछलता हुआ दूर उड़ जाता है। इसे निपटने के बाद लफ्ज़ जाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन उससे पहले उसे एक बात याद आती है और वो एरिस से पूछती है कि वो 7 डीमन जनरल्स कौन है। एरिस उसे बताने ही वाला होता है कि अचानक हवा में एक पोर्टल खुलता है और डीना बाहर निकलती है। वो मुस्कुराती हुई कहती है कि उनके बारे में मैं बता देता हूँ। ये 7 जनरल्स 8 साल पहले बनाए गए थे और ये सभी डीमन लॉर्ड के सबसे ताकतवर सबऑर्डिनेट्स थे। लफ्ज़ ये सुनकर हैरान रह जाती है कि क्या मार्क्स भी उनमें से एक था, लेकिन उसका लेवल तो मुश्किल से 300 ही होगा। डीना सिर हिलाकर कहती है कि हाँ, लेकिन अब हालात बहुत बदल चुके हैं। सिर्फ इंसान नहीं, डीमंस भी कमजोर हो चुके हैं। पिछले 200 साल में असली ताकतवर योद्धा लगभग खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं जो तुम्हारे बराबर हैं, डीमन लॉर्ड और उसका बेटा। तब एरिस को एहसास होता है कि जब लफ्ज़ ने किसी भी मॉन्स्टर को मारा नहीं था और लफ्ज़ भी कहती थी कि मुझे इन्हें मारने का कोई इरादा नहीं है, इन्होंने अब तक कोई गलती नहीं की है। लेकिन डीना तुरंत बीच में बोल पड़ती है कि क्या तुम वाकई इन्हें छोड़ने की सोच रहे हो? ये आगे चलकर इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो लफ्ज़ जवाब देती कि मैंने इसका हल निकाल लिया है। वो उन पर अपना मैजिक यूज करती है और उन्हें अपने कंट्रोल में कर लेती है। तो डीना फिर से पूछती है कि क्या तुम इन्हें अपने साथ वापस ले जाना चाहती हो? इस पर लफ्ज़ कहती है कि मैं तेरे सारे मॉन्स्टर की देखभाल नहीं कर सकती और फिर भी सभी मॉन्स्टर को आदेश देती है कि सब अपने घर लौट जाओ और तब किसी इंसान पर हमला मत करना। उसके आदेश के साथ ही सारे मॉन्स्टर वहाँ से जाने लगते हैं और उसका काम यहाँ पूरा हो चुका था। तो वो वापस स्लेव सिटी जाती है और जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो मैग्रेस उसे देखकर राहत की सांस लेता है। लफ्ज़ बताती है कि एरिस अब कंट्रोल में है और जो डीमन जनरल इससे सबसे पीछे था वो भी खत्म हो चुका है। ये सुनकर मैग्रेस की आंखों में पहली बार सुकून झलकता है। फिर वो पूछता है कि और उन मॉन्स्टर का क्या हुआ जो मार्स के नियंत्रण में थे? तो लफ्ज़ जवाब देती है कि अब वो किसी के लिए खतरा नहीं बनेंगे। उसके बाद कहता है कि अब मुझे कोई शक नहीं रहा, तुम वही हो। और फिर वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और यहाँ सेफली जो लफ्ज़ के शरीर में है उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो सोचता है कि क्या ये वही गेम वाला मैग्रेस है। उसे याद आता है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो मनी मन उम्मीद करता है कि सामने वाला मैग्रेस वही पुराना साथी निकले। जैसे ही मैग्रेस वापस कासल के अंदर जाता है तो सिविल के नए नोबल्स उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और सभी उसकी हालत देखकर चिंता करने लग जाते हैं। उसकी बातें सुनकर डीना को साफ महसूस होता है कि वो बस दिखावा कर रहा है। वही मैग्रेस बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। वो उनसे बहुत निराश था क्योंकि वो लोग जिन्हें सिटी के लोगों की रक्षा करनी चाहिए थी वो सिर्फ खुद को बचाने में लगे हैं। मैग्रेस बिना कुछ बोले लफ्ज़ बाकी सभी लोगों को अपने ऑफिस की तरफ ले जाता है और कहता है
कि तुम यहाँ अपने असली रूप में रह सकती हो। तो लव्स चुपचाप से हिलाती है और अपने पंख फैला लेती है, जो देखकर मैग्रेस बहुत हैरान रह जाता है। लेकिन लव्स के मैग्रेस का चेहरा देखकर काफी उदास हो जाती है, क्योंकि वो उससे काफी डर रहा था, जैसे उसे पुराना कुछ याद ही नहीं है। इसका मतलब था कि इस दुनिया में शायद लव्स सच में अकेली थी। वहीं मैग्रेस लव्स का उतरा चेहरा देखकर समझ जाता है कि लव्स शायद उसकी हालत देखकर निराश है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम बदला लेने आई हो, क्योंकि हमने तुम्हें सील कर दिया था। इस पर लव्स जवाब देती है कि नहीं, मेरा लौटना सिर्फ एक इत्तेफाक है। इंसानों ने किसी हीरो को समन करने की कोशिश की थी, लेकिन गलती से मैं आ गई। फिर लव्स को एहसास होता है कि शायद मैग्रेस के दिल में अब भी गिल्ट है। उसे लगता होगा कि अगर उसने और बाकी हीरोज ने लव्स को सील नहीं किया होता तो डीमंस बहुत पहले ही हार चुके होते। लोग आज भी उसे हीरो कहते हैं, लेकिन वो अंदर से खुद को अपराधी मानता है। शायद इसलिए वो इतने सालों से खुद को सजा दे रहा है। उसके बाद लव्स उससे कहती है कि पुरानी बातों के लिए खुद को कोसने का कोई मतलब नहीं है। सच्चाई तो ये है कि तुमने उस वक्त एक बेहद ताकतवर दुश्मन को हराया था, इसलिए तुम्हें आगे भी वही रास्ता चुनना चाहिए जो तुम्हें सही लगे। मैग्रेस उसकी बात सुनकर पूछता है कि तुम इतने दयालु कैसे हो सकती हो, हमने ही तुम्हें सील किया था, तुम हमें माफ कैसे कर सकती हो। असल में सैफिल जो लव्स के शरीर में है, उसके मन में कोई नफरत नहीं थी, क्योंकि वो जंग तो बस गेम का हिस्सा ही था, इसलिए उसने कभी कुछ महसूस ही नहीं किया था। लेकिन फिर भी वो कहता है कि अगर तुम और बाकी लोगों ने मेरे खिलाफ उठ खड़े होने का फैसला किया था तो उसी की वजह से मैं थी, क्योंकि शायद मैं एक अच्छी शासक नहीं बन पाई। तो मैग्रेस कहता है कि नहीं, ये सब नहीं है, जो हमने किया उसके लिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन लव्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती थी। वो कहती है कि भले ही जो कुछ हुआ वो पास्ट है, लेकिन तुम अब भी इस देश के हीरो हो, तो तुम्हें सिर ऊंचा रखकर जीना चाहिए। और यहाँ मैग्रेस पुरानी यादें याद करने लगता है, जब सभी दोस्त लोग साथ में काफी मजे करते थे। और फाइनली वो लव्स की बात मान ही लेता है। उसके बाद लव्स अपनी मैजिक से लिविया की खोई हुई एचपी लौटा देती है, तो मैग्रेस उसे उसके लिए धन्यवाद कहता है और लिविया वापस पानी में चली जाती है। वहीं लव्स एरिस के लिए माफी मांगती है, लेकिन एरिस अब भी मैग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए वो माफी मांगने से भी मना कर देता है। फिर मैग्रेस पूछता है कि अब तुम क्या करने वाली हो। इस पर वो जवाब देती है कि मैं अपना सफर जारी रखूंगी जब तक कि मैं अपनी 12 स्टार्स वापस हासिल नहीं कर लेती। तो डीना बताती है कि अगली बार लिब्रा की है, जो कि ब्लैक विंड ग्रेव की गार्ड है। फिर लव्स पूछती है कि ये ब्लैक विंड ग्रेव क्या है। तो डीना उसे समझाती है कि जब तुम्हें सील कर दिया गया था तो लोगों ने मिलकर तुम्हारी याद में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेव बनाई। उसकी सबसे ऊपरी मंजिल पर तुम्हारे सारे पुराने ट्रेजर्स और लूट रखे गए हैं और लिब्रा को उन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई है। आगे लव्स पूछती है कि तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो जो एक ग्रेव लूटने के लिए लिब्रा से लड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैग्रेस बताता है क्योंकि इस दुनिया में हथियारों की पावर भी गिर चुकी है और अब बस तुम्हारे ग्रेव में ही लेजेंडरी वेपन्स बचे हैं और इंसान बेताबी से उन हथियारों को पाना चाहते हैं ताकि डीमन आर्मी से लड़ सकें। लेकिन लिब्रा की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। अब लव्स को समझ आ रहा था कि ये सब लव्स के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। मैग्रेस फिर कहता है कि जब तुम अपना ट्रेजर हासिल कर लो तो जो सामान तुम इस्तेमाल नहीं करना चाहती हो वो वहीं छोड़ देना, इससे हमारी मदद हो जाएगी। तो लव्स उसके लिए भी मान जाती है और उनके जाने से पहले मैग्रेस कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। फिर वो अपने मैजिक से लव्स के पंख गायब कर देता है और इतना नहीं, वो एक नया आउटफिट भी तैयार करता है जिससे लव्स को चलने में काफी आसानी लग रहा था। और जाने से पहले लव्स एक बार फिर गॉन को ढूंढने जाती है। ये वही लड़का था जिसने उसे पहले मदद की थी। गॉन पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि इतनी खूबसूरत औरत उससे बात क्यों कर रही है, लेकिन तभी लव्स धीरे से अपने गॉगल्स उतार दिया तो गॉन को यकीन नहीं होता कि जिस इंसान की उसने मदद की थी वो इतनी खूबसूरत थी। फिर लव्स कहती है कि वो तो बस उसे शुक्रिया बोलने के लिए आई थी। उसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं, तभी गॉन उन्हें रोकता है। वो पूछने वाला था कि क्या तुम सच में वही लव्स हो, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है और कहता नहीं, रहने दो, वो तो बस एक लेजेंड है, वो तुम नहीं हो सकती। वहीं काफी दूर एक घने जंगल के बीच मार्स जमीन पर जोरदार धमाके के साथ गिरता है। वो समझ चुका था कि सिर्फ लव्स इतनी पावरफुल हो सकती है, लेकिन अगर सच में वो वापस आ गई है तो उसके सारे प्लान्स मिट्टी में मिल जाएंगे। उसी वक्त उसके पास एक औरत आती है और कहती है कि तुम्हारा रोल अब खत्म हो गया, इसलिए एक बेकार पपेट की तरह अब तुम्हें गायब हो जाना चाहिए। और उस औरत की अपनी उंगलियां चाटते ही अगले पल मार्स पूरी तरह मिट जाता है, मानो वो कभी था ही नहीं और वो औरत बिल्कुल लव्स की तरह ही लग रही होती है। वहीं लव्स का अगला टारगेट था लिब्रा को ढूंढना, लेकिन उसकी ग्रेव लगभग 500 किलोमीटर दूर थी। तो डीना लव्स से कहती है कि वो एक गोलम बना ले ताकि वो उस पर बैठकर आराम से जा सके। लेकिन लव्स कहती है कि डीना चाहे तो सीधा टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके वहां पहुंच सकती है। तो इस पर डीना कहती है कि टेलीपोर्टेशन मैजिक पर्सनल यूज के लिए होता है, इसलिए वो कोई और रिस्क नहीं लेना चाहती। और वैसे भी मुझे तो एक रोड ट्रिप करने का मन था। आगे वो कहती है कि और जो तुम गोलम बना रही हो तो उसमें एक बात और सोने की जगह भी बना देना ताकि रात में बाहर ना निकलना पड़े। अब लव्स ने कभी ऐसा गोलम नहीं बनाया था जिसमें बात और बेड हो, फिर भी वो कोशिश करने का फैसला करती है। उसके बाद वो गोलम फार्मिंग प्रोसेस शुरू कर देती है और थोड़ी ही देर में उसके सामने एक शानदार आरवी खड़ी थी और उसने जंगल से कुछ लकड़ियां ली और उनसे फर्नीचर बना दिया, जो देखकर डीना बहुत खुश हो जाती है। लेकिन फिर वो कहती है कि अगर तुम कुछ सॉफ्ट बेडिंग भी बना दो तो और अच्छा होगा। तो लव्स चारों तरफ देखने लगती है कि कवर बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी उसकी नजर एरिस पर जाती है और फिर कुछ ही देर में आरवी पूरी तरह तैयार हो जाता है। तभी डीना याद दिलाती है कि अभी तक उन्होंने उसका कोई नाम नहीं रखा, तो लव्स उस आरवी का नाम तनाका रख देती है। फिर कई घंटे तक सफर करने के बाद रात हो चुकी थी, तो डीना वहीं कैंप लगाने का सुझाव देती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो डीना को कुछ अजीब सी खुशबू आती है और जब वो झाड़ियों की ओर गई तो उसे वहाँ एक नेचुरल वार्म स्प्रिंग दिखाई दिया, जो देखकर डीना की आंखें चमक उठी। तो लव्स कहती है कि आर्मी में तो पहले से बात है, इसमें खास क्या है। इस पर डीना कहती है कि नेचुरल स्प्रिंग में नहाने का मजा ही कुछ और होता है और वो एरिस को नहाने के लिए ले जाने लगती है। लेकिन एरिस उसे याद दिलाता है कि वो एक लड़का है। फिर उसकी बात सुनकर लव्स को भी याद आता है कि वो खुद भी अंदर से एक लड़का ही थी, इसलिए डीना के साथ नहाने का आइडिया उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन वो किसी को ये बात समझा भी नहीं सकती थी। तो जब तक डीना पानी में जाती है तब तक लव्स दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाती है। फिर डीना लव्स को भी पानी में आने के लिए कहती है, तो लव्स थोड़ी देर सोचती है और फिर लास्ट में उसकी बात मानकर पानी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी फिर डीना याद दिलाती है कि तुम बिना बाल बांधे पानी में नहीं उतर सकती हो और उसके बाल बांधने के लिए बाहर निकलने लगती है। लेकिन लव्स उसे जल्दी से रोक देती है क्योंकि उसने तौलिया भी नहीं पहना था और कहती है कि तुम वहीं रहो, मैं खुद तुम्हारे पास आती हूँ। उसके बाद डीना उसके बाल बांध देती है, लेकिन फिर गर्म पानी में उसके पंख झड़ने लगते हैं। तो लव्स पानी को गंदा करने के लिए उससे माफी मांगती है। फिर दोनों पानी का आनंद ले रही होती है। तभी सैफिल जो लव्स के शरीर में है उसे एहसास होता है कि उसे डीना के इतने पास होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
वो सोचता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मैं कोई साधु तो नहीं था, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। डीना भी नोटिस करती है कि लव्स कहीं खोई हुई है और उसे कुछ पूछने से पहले ही उसकी नजर पास के पत्थर पर बैठे मेंढक पर जाती है, तो वो उसे लव्स को भी दिखाती है। इस पर लव्स कहती है कि मेंढक ही तो है, इसमें क्या खास बात है। तो डीना समझ जाती है कि हरे वाले मेल है और गुलाबी वाले फीमेल, और जब मेल ज्यादा हो जाते हैं तो वो आपस में लड़कर फैसला करते हैं कि कौन सा फीमेल के लायक है। और सबसे मजेदार बात तब होती है जब आखिर दो मेल बचते हैं तो वो रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और जो हार जाता है वो फीमेल में बदल जाता है। अब ये सुनकर सैफिल सोच में पड़ जाता है कि क्या लव्स की बॉडी में रहने के कारण मेरी पसंद भी बदल रही है, लेकिन फिर वो तुरंत सिर हिलाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुछ देर बाद दोनों आर्मी में लौट आते हैं और एरिस से कहती है कि अब वो जाकर नहा सकता है, तो एरिस भी नहाने के लिए चला जाता है। अगले दिन सब लव्स की कब्र पर पहुंचते हैं तो उसे देखकर लव्स हैरान रह जाती है क्योंकि वो बहुत विशाल था और उसके चारों ओर पूरा एक शहर बसा हुआ है। डीना बताती है कि जब बहुत सारे एडवेंचर्स तुम्हारी कब्र लूटने आने लगे तो व्यापारियों ने यहाँ दुकान लगा ली ताकि वो उन्हें सामान बेच सकें। फिर धीरे धीरे लोग यहाँ बसने लगे और तुम्हारी कब्र अब तो एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। ये जानकर एरिस गुस्से में आग बबूला हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई लुफ्स जैसी महान हस्ती की इस तरह बेइज्जती करने की हिम्मत कर सकता है। वो गुस्से में कहता है कि मैं अभी के लिए इस पूरे शहर को तबाह कर दूंगा, लेकिन लव्स तुरंत उसे रोकती है और कहती है कि किसी की जान बिना वजह नहीं जानी चाहिए। फिर वो सीधे कब्र के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं और जैसे ही वो कब्र की गेट के पास पहुंचते हैं उन्हें कुछ एडवेंचर्स मिलते हैं जो बहुत ही चिंतित दिख रहे होते हैं। उनमें से एक बताता है कि 2 महीने पहले हमने एक स्क्वाड भेजी थी ताकि अंदर के नए एरिया का नक्शा बना सकें, लेकिन वो अब तक लौटे नहीं। हमें डर है कि उनके साथ कुछ हुआ ना हो। ये सुनकर लव्स और बेचैन हो जाता है। उसे लिब्रा को जल्दी से जल्दी ढूंढना था ताकि किसी और की जान ना जाए। एडवेंचर्स देखते हैं कि लव्स और उसकी टीम अंदर जा रही है तो वो चेतावनी देते हैं कि अंदर से कोई भी बाहर नहीं आ सका। तो लव्स जवाब देते हैं कि चिंता मत करो, हम इससे निपट सकते हैं। इतना कहकर वो लोग कब्र के अंदर चले जाते हैं। तभी अचानक उन्हें महसूस होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है और फिर अंधेरे से धीरे धीरे एक गोलम बाहर निकलता है। ये वही गोलम था जिसे लव्स ने 2 साल पहले बनाया था। डीना समझाती है कि जब लव्स को सील किया गया था तो बहुत सारे गोलम से यहाँ बच गए थे, तब से वो इस जगह पर भटक रहे हैं और जो भी अंदर घुसने की कोशिश करता है उस पर हमला कर देते हैं। वो आगे कहती है कि लेकिन ये दोस्तों और दुश्मनों में फर्क कर सकता है और लगता है ये अब भी तुम्हें और एरिस को पहचान रहा है। लेकिन तभी गोलम अचानक डीना पर हमला कर देता है। शायद गोलम डीना को भूल गया है, जैसे वो दोनों भी पहले डीना को भूल चुके हैं। तो लव्स तुरंत गोलम को मारने का सोचती है, लेकिन तभी बाहर से वही एडवेंचर की टीम आती है जो उनसे बाहर मिला था। उनका नाम था हॉकाई। वो बताते हैं कि हम तुम्हारे पीछे आए थे क्योंकि हमें लगा तुम मुसीबत में पड़ सकती हो, और फिर हॉकाई पार्टी कूद कर बीच में आ जाती है ताकि डीना को उस गोलम से बचा सके। हॉकाई पार्टी अपने अटैक में काफी तालमेल के साथ काम कर रही होती है, लेकिन उस गोलम का लेवल उनसे बहुत ज्यादा था तो वो उससे पूरी तरह से हार नहीं पाते। इसलिए लव्स एरिस को उनकी मदद करने के लिए कहती है और अगले ही पल एरिस अपने जलते हुए मुक्के से गोलम को जोरदार घूसा मारता है और एक ही पंच में गोलम का काम तमाम हो जाता है। फिर धूल बैठने के बाद एडवेंचरस का लीडर जॉन एरिस के पास दौड़ कर आता है और पूछता है कि तुमने अटैक कैसे किया। तो एरिस नर्वस हो जाता है क्योंकि जॉन बहुत ज्यादा करीब आ गया था। तो लव्स बीच में आकर कहती है कि थोड़ा दूर रहो, तुमसे डरा रहे हो। इस पर जॉन तुरंत पीछे हटता है और माफी मांगता है। उसके बाद एडवेंचर की टीम अपना इंट्रोडक्शन देती है। जॉन वॉरियर क्लास का एडवेंचर था, वहीं निक लाइट वॉरियर और रिचर्ड हैवी वॉरियर होता है। तो लव्स उनके ग्रुप को देखकर सोच में पड़ जाती है कि यहाँ सबके सब वॉरियर्स हैं, बस एक शू नाम का बंदा था जो आर्चर है। आगे लव्स अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं एक हाई लेवल रेंजर क्लास एडवेंचर हूँ। वहीं डीना और एरिस दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना है। तो आखिर में वो भी झूठ बोल देते हैं कि हम भी हाई लेवल रेंजर हैं। ये सुनकर जॉन का चेहरा थोड़ा बिगड़ जाता है। उसे लगता है कि लव्स की पार्टी तो उससे भी ज्यादा अनबैलेंस्ड है। आगे वो कहता है कि अगर आप चाहें तो हम आपके साथ सपोर्ट के लिए चल सकते हैं, और लव्स मना करने ही वाली होती है कि तभी डीना हाँ कर देती है। तो जॉन और उसकी टीम खुश होकर उनके साथ चलने लगती है और डीना लव्स को बताती है कि इन एडवेंचर्स की मदद से सफर थोड़ा आसान हो जाएगा, कम से कम तब तक इनमें से कोई एक ट्रैप में गिरकर मर नहीं जाता। और यह लव्स को डीना एक साइकोपैथ से कम नहीं लगती। वहीं पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से में रिकॉन टीम जो महीनों पहले लापता हुई थी आखिरकार लंबी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच जाती हैं। वो तय करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम ये वेपन ट्रेजरी जरूर हासिल करेंगे। लेकिन जैसे ही वो ऊपर वाले कमरे में पहुंचते हैं तो उनके सामने लिब्रा खड़ी होती है। वो उन्हें कहती है कि तुम सबको इस कमरे से 10 सेकंड के अंदर बाहर निकल जाना चाहिए वरना मैं सबको खत्म कर दूंगी। इस पर एडवेंचर्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हमें हथियार चाहिए ताकि हम डीमन से लड़ सकें। लेकिन लिब्रा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है तो वो ब्रेक प्रोग्राम एक्टिवेट कर देती है जिससे एक एनर्जी बबल बनता है और एडवेंचर्स को उसके साथ सील कर देता है ताकि वो उन्हें वहीं मार सके। वहीं दूसरी तरफ लव्स को अब थोड़ा पछतावा होने लगता है कि उसने हॉकाई पार्टी को साथ आने दिया क्योंकि इन लोगों को तो ये समझ में नहीं आता कि वो कितने कमजोर है। हर बार जब भी रास्ते में कोई गोला आता तो ये सब मार खाने के लिए आगे कूद जाते और फिर हर बार लव्स को मजबूर होकर उन्हें बचाना पड़ता। और मजेदार बात ये थी कि एडवेंचर सच में सोचते थे कि उन्होंने ही गोलम को हराया है। फिर धीरे धीरे उनका ग्रुप आखिरी गाजिन गोलम तक पहुंचता है और ये बाकी सबसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। लव समझ जाती है कि अगर ये एडवेंचर इस गोलम के सामने गए तो एक झटके में इनकी चटनी बन जाएगी, इसलिए वो उन्हें पीछे हटने के लिए कहती है। तो एडवेंचरस उन्हें रोकने की कोशिश करने लगते हैं तो डीना उन्हें समझाती है कि टेंशन मत लो, लव्स के पास एक प्लान है। ये सुनकर वो उसकी मानकर पीछे हट जाते हैं और लव्स आगे बढ़ती है। फिर सबसे पहले वो गोलम से पूछती है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो। ये सुनकर गोलम कुछ सोचने लगता है लेकिन फिर अचानक से उस पर हमला कर देता है। तो लव्स बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी एक ही तेज वार में गोलम को बीच से 2 हिस्सों में काट देती है। उसके बाद वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगती है लेकिन तभी पीछे से गोलम की आवाज आती है जो कहता है वेलकम होम। तो लव्स रुकती है और कहती है कि वो 2 साल तक इस जगह की रक्षा करने के लिए शुक्रिया, तुम्हारा काम अब पूरा हो चुका है, अब तुम आराम कर सकते हो। ये सुनकर गोलम को भी राहत मिलती है और फिर वो धीरे धीरे उसका पावर डाउन हो जाता है। उसके बाद लव्स आगे बढ़ने लगती है लेकिन एडवेंचर्स फिर से उसे रोकते हैं और अकेले जाने से मना करते हैं। तो लव्स अब तंग आ चुकी थी। वो कहती है कि अगर लिब्रा ने तुम पर हमला कर दिया तो तुम सेकंड्स भर भी नहीं टिक पाओगे। ये सुनकर वो लोग खामोश हो जाते हैं क्योंकि वो जानते थे लव्स सही कह रही है। लेकिन जाने से पहले वो उससे पूछते हैं कि तुम आखिर हो कौन, क्योंकि जिस तरह तुमने उस गोलम को एक बार में मिटा दिया वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। इस पर लव्स कुछ पल के लिए सोचती है
और फिर वो उन्हें साफ साफ कह देती है कि उसे उनके सवालों का जवाब देने का कोई इरादा नहीं है और बिना कुछ बोले ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। दीना और एरिस भी कहते हैं कि वो यही नीचे उसका इंतजार करेंगे क्योंकि उन दोनों में से कोई भी लिब्रा के ब्रेकियम का सामना नहीं कर सकता। मतलब ये लड़ाई लफ्ज़ को अकेले ही लड़नी होगी। फिर जैसे ही लफ्ज़ सीढ़ियां चढ़ती जाती है तो वो सोच में पड़ जाती है कि उसे दुख क्यों महसूस हुआ जब उसने उस गोलम को मारा था। भले ही वो लफ्ज़ की ही बनाई हुई चीज थी लेकिन उसके लिए तो ये बस एक गेम का हिस्सा था, इसलिए उसे यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। लेकिन फिलहाल ये सब सोचने का वक्त नहीं था। आखिरकार लफ्ज़ ऊपर तक पहुंच जाती है और वहाँ सामने लिब्रा उसका इंतजार कर रही होती है और वो लफ्ज़ को भी वही बात कहती है कि 10 सेकंड के अंदर यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें मारने पर मजबूर हो जाऊंगी। लेकिन लफ्ज़ कुछ नहीं बोलती, वो बस अपना चश्मा उतारती है और अपने पंख फैलाकर अपनी असली पहचान दिखाती है। तो लिब्रा उसे ध्यान से देखती है और फिर अचानक टाइमर रोक देती है। वो उसे देखकर जैसे प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके सामने जो खड़ी थी वो 99% लफ्ज़ जैसी दिख रही थी। फिर भी वो उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी क्योंकि लफ्ज़ का हीरोज के साथ बैटल में बच जाना इम्पॉसिबल था और ज्यादा सोचने से लिब्रा के सिस्टम में शॉर्ट सर्किट शुरू हो जाती है। तो लफ्ज़ उसे कहती है कि ज्यादा मत सोचो वरना तुम्हारा प्रोसेस जल जाएगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, लिब्रा पहले से ही डैमेज थी, इसलिए लफ्ज़ कहती है कि मैं पास आ रही हूँ ताकि तुम्हारी रिपेयरिंग कर सकूं। और जैसे ही लिब्रा ये सुनती है उसका डिफेंस प्रोटोकॉल अपने आप एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि उसने अभी तक लफ्ज़ को अपने मास्टर के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया था। वो उसे चेतावनी देती है कि अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया तो मुझे फोर्स यूज करनी पड़ेगी। लेकिन लफ्ज़ नहीं रुकती और पूछती है कि अब तुम क्या करोगी। और तभी लिब्रा तुरंत उसका ब्रेकियम सिस्टम एक्टिवेट कर देती है जिससे अचानक पूरी जगह लड़ाई के मैदान में बदल जाता है। जो देखकर लफ्ज़ थोड़ी देर के लिए चौंक जाती है लेकिन जैसे ही लिब्रा उस पर फायरिंग शुरू करती है तो लफ्ज़ उससे बचकर भागने लगती है। फिर काफी देर भागने के बाद आखिरकार लफ्ज़ को एक ओपनिंग मिलती है और वो लिब्रा पर अटैक कर देती है। अब हालात उल्टे हो चुके थे, अब लफ्ज़ उसका पीछे करने लगता है तो लिब्रा उसे दूर रखने के लिए और ज्यादा गन फायर करती है। लेकिन लफ्ज़ अपने पंखों से उन बुलेट्स को वापस मोड़ देती है और वो बुलेट्स सीधा लिब्रा की गन को हिट करके उसे डिसेबल कर देती है। लिब्रा फिर कई तरह के अटैक्स आजमाती है लेकिन लफ्ज़ के सामने कुछ भी काम नहीं आता। आखिर में वो अपने डोमेन को डीएक्टिवेट करती है और एक नया डोमेन एक्टिवेट करती है जिससे लफ्ज़ तुम समझ जाती है कि लिब्रा का अल्टीमेट अटैक है जो 99,000 का डैमेज देता है। सामान्य तौर पर इस अटैक रेंज में फंसना किसी के लिए भी खतरनाक बात होती है लेकिन लफ्ज़ उल्टा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि ये पहली बार होगा जब उसे इस दुनिया में कोई डैमेज महसूस होगा। फिर जैसे ही लिब्रा अपनी वॉयलेट एनर्जी वेव छोड़ती है तो लफ्ज़ को इतना दर्द महसूस होता है जैसे उसे किसी ट्रक ने टक्कर मारी हो, लेकिन उसके पास इतनी एचपी थी कि वो इस पूरे डैमेज को आराम से झेल सके। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है और लिब्रा के सामने पहुंच जाती है तो लिब्रा तुरंत अपने चेहरे के सामने एक लेजर ब्लास्ट छोड़ती है लेकिन लफ्ज़ झुककर उसे आसानी से डोज कर लेती है और उससे पहले कि लिब्रा अपनी स्वॉर्ड आर्म से वार करती लफ्ज़ उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लेती है और उसके डैमेज को रिपेयर कर देती है जो उसने इतने सालों से इस ग्रेव की रखवाली करते हुए झेला था। आगे लफ्ज़ कहती है कि इतनी देर से वापस आने के लिए मुझे माफ करना। और अब जब लिब्रा के लॉजिक यूनिट्स फिर से सही हो जाते हैं तो वो आखिरकार पहचान जाती है कि उसके सामने खड़ी शख्सियत सच में उसकी मास्टर है और अब उसे इस ग्रेव की रखवाली करने की कोई जरूरत नहीं। तो वो धीरे धीरे खुद को पावर डाउन कर देती है क्योंकि इतने सालों की मेहनत के बाद उसे एक लंबा नैप मिलने की जरूरत थी। तभी लफ्ज़ को एक और परेशानी सताने लगती है कि वो ये सब उन एडवेंचर्स को कैसे समझाएगी और वो भी बिना अपनी पहचान बताए। उसके बाद वो नीचे वापस जाती है और धीरे से कोने से सिर निकाल कर देखती है कि सब कैसा चल रहा है। लेकिन तभी वो हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ सिर्फ डीना और एरिस नजर आते हैं। वो चौंक कर पूछती है कि बाकी एडवेंचर्स कहाँ गए। तो डीना जवाब देती है कि मैंने बस उनके दिमाग में कुछ फॉल्स मेमोरीज डाल दी। लफ्ज़ को अचानक याद आता है कि दीना ने पहले बताया था कि उसके पास माइंड मैनिपुलेशन पावर्स है, लेकिन अब उसे अपनी आंखों से देखकर वो थोड़ा डर जाती है। दीना आगे बताती है कि मैंने उनके दिमाग में डाल दिया कि जब वो यहाँ पहुंचे तो लिब्रा पहले से ही घायल थी, इसलिए उन लोगों ने उसे हरा दिया। तो लफ्ज़ पूछती है क्या तुमने उन्हें साथ लाने से पहले ये सब प्लान कर लिया था। तो वो हाँ करती है। अब ये जानकर डीना लफ्ज़ को थोड़ी खतरनाक लगने लगती है लेकिन अंदर से शुक्र करती है कि वो डीना की दुश्मन नहीं है वरना हाल बहुत बुरा होता। खैर अब नीचे सब कंट्रोल में था। वो ट्रेजर रूम जाने का डिसाइड करते हैं और जैसे ही वो बोल्ट में पहुंचते हैं तो तीनों के मुंह खुले रह जाते हैं क्योंकि कमरा चमकदार ट्रेजर से भरा होता है। खासकर लफ्ज़ तो खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी, वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। तभी डीना मुस्कुरा कर कहती है कि लफ्ज़ को हमेशा से चमकदार चीजें पसंद थी, इसलिए उसने इतने ट्रेजर जमा किए थे और ऐसी जगहों पर वो पागल सी हो जाती है। फिर वो एरिस से कहती है कि जब तक लफ्ज़ गोल्ड में उलझी है तब तक हर काम की चीजें चुन लेते हैं। तो लफ्ज़ बीच में बोल पड़ती है कि मैं कंट्रोल में हूँ, मुझे गोल्ड से इतना असर नहीं होता। लेकिन उसके दोनों हाथ गोल्ड कॉइंस और ज्वेल से भरे होते हैं तो किसी को भी यकीन नहीं होता कि वो सच कह रही है। कुछ देर बाद डीना और एरिस सारे यूजफुल चीजें इकट्ठा कर लेते हैं और बाकी चीजें पुराने वेपन्स और बेकार गोल्ड वो वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन जाने से पहले डीना लफ्ज़ से कहती है कि क्या तुम यहाँ के सारे गोलम्स को इकट्ठा कर सकती हो ताकि मैं उन्हें बेस पर टेलीपोर्ट कर दूं। तो लफ्ज़ इसके लिए तुरंत मान जाती है लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि डीना सारे गोलम्स की बात कर रही है और इसलिए लफ्ज़ को अगले कुछ घंटों तक एक विशाल ग्रेव के हर कोने में घूमना पड़ता है ताकि कोई भी गोलम छूट न जाए। फिर जब आखिरकार सब इकट्ठा हो जाते हैं तो डीना एक साथ सारे गोलम्स को टेलीपोर्ट कर देती है। तभी लफ्ज़ पूछती है कि क्या हमें सच में इन एडवेंचर्स को ऐसी हालत में यहाँ छोड़ देना चाहिए। तो डीना उसे बताती है कि चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। और सच में कुछ मिनट बाद जैसे ही लफ्ज़ की टीम वहाँ से निकलती है और एडवेंचर्स जागते हैं तो वो पूरी तरह यकीन कर लेते हैं कि उन्होंने ही सारे गोलम्स को हराया। इसी बीच जंगल के बाहर लफ्ज़ बाकी सब आर्मी तक पहुंच चुके होते हैं लेकिन सड़क पर वापस निकलने से पहले डीना लिब्रा के कपड़े ठीक करती है और उसे लफ्ज़ से बात करने के लिए तैयार कर देती है। उसके बाद लफ्ज़ लिब्रा को पावर ऑन करने का कमांड देती है और जैसे ही लिब्रा की आंखें खुलती हैं तो वो सबसे पहले एरिस को देखकर हल्की मुस्कान देती है। फिर वो लफ्ज़ से माफी मांगती है और इससे पहले कि लफ्ज़ जवाब कुछ कहती डीना हंसते हुए बोल उठती है कि क्या इतने सालों बाद भी तुम मुझे पहचान नहीं पाई। फिर लफ्ज़ लिब्रा को बताती है कि ये मेरी एडवाइजर डीना है। ये सुनकर लिब्रा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे डीना के बारे में जरा सा कुछ भी याद नहीं होता। फिर वो अपने सिस्टम में मेमोरी चेक करती है जहाँ कुछ डैमेज फाइल्स होते हैं जिनमें शायद डीना से जुड़ी जानकारी हो, लेकिन इस समय वो उन्हें एक्सेस नहीं कर पा रही होती, इसलिए फिलहाल वो बस लफ्ज़ की बात पर यकीन कर लेती है और लफ्ज़ को समझ में आ जाता है कि
लिब्रा अंदर से क्या सोच रही है, क्योंकि वो अपने चेहरे पर ज्यादा एक्सप्रेशंस नहीं दिखाती थी, लेकिन फिर भी लव्स को उसकी लॉयल्टी पर जरा भी शक नहीं था। वो लिब्रा से कहती है कि हम अभी 12 हेवनली स्टार्स को वापस पाने के सफर पर हैं, तो क्या तुम एक बार फिर से मेरे साथ दोगी? इस पर लिब्रा बिना झिझक के हाँ कर देती है और कहती है कि मैं अपनी जिंदगी का हर पल अपने लक्ष्य के लिए समर्पित करती हूँ। अब जब लिब्रा लव्स की टीम में फिर से शामिल हो जाती है तो लव्स उससे पूछती है कि क्या तुम्हें बाकी हेवनली स्टार्स के ठिकाने के बारे में कुछ पता है? इस पर लिब्रा मना करते हुए कहती है कि मैं इतने समय तक ग्रे में तैनात थी, इसलिए मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। तभी दीना बताती है कि यहाँ से लगभग 2000 किलोमीटर दूर एक पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गाँव है जहाँ पार्थनोस छिपकर रहती है। अभी सुनकर लव्स थोड़ा चौंक जाती है तो दीना समझाती है कि वो विलेज उसी ने बनाया था, वो एक शक्तिशाली बैरियर से ढकी हुई है ताकि वहाँ के मॉन्स्टर और प्लांट्स बाहरी दुनिया से सुरक्षित रहें। ये सुनकर लव्स को राहत मिलती है कि पार्थनस कम से कम लोगों के लिए परेशानी नहीं खड़ी कर रही। लेकिन तभी दीना जोड़ती है कि वो पहाड़ दरअसल तुम्हारा होमलैंड था और पार्थनस ने वहाँ के सभी हेवन विंग्स को बाहर निकाल दिया और इलाका अब उनके लिए रहने लायक नहीं रहा। और ये सुनकर लव्स फिर से उदास हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हुए लव्स अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। तभी टीना उसे जगा देती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। इस पर लव कहती है कि मैं एक सपना देख रही थी जो बहुत जरूरी लग रहा था, लेकिन अभी वो याद नहीं आ रहा है। और तभी एरिस पूछता है कि अगर पार्थनोस ने बाकी सारे हेवन विंग्स को वहाँ से निकाल दिया था तो वो लोग गए कहाँ? इस पर टीना समझाते हुए कहती है कि वो अभी गालाहोन में रहते हैं। वो एक सिटी है जिसे 7 हीरोज में से एक स्काई किंग मरिक ने बनाया था। ये सुनकर लव्स थोड़ा परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि बाकी हेवन विंग्स के साथ उसका तालमेल बैठाना मुश्किल होगा। उसके बाद रात ढलते ढलते उनकी गाड़ी गालाहोन शहर के बाहर पहुंचती है। पूरा शहर पहाड़ की चट्टान पर बना। तभी एरिस कहता है कि ये जगह इतनी ब्लैक और व्हाइट में क्यों बटा हुआ है? तो टीना बताती है कि यहाँ सिविल वॉर चल रही है, क्योंकि जिन हेवन विंग्स के पंख पूरे सफेद है वो खुद को दूसरे से ऊंचा समझते हैं। मरिक इसे ठीक करने की काफी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आगे एरिस कहता है कि जब लव सील हुई थी तब व्हाइट विंग्स ने उस मौके का फायदा उठाया और खुद को ऊपर बताने लगी। तभी से लड़ाई चल रही है। यहाँ लव को महसूस होता है ये सब शायद कहीं ना कहीं उसी की गलती है, तो वो तय करती है कि अब कुछ न कुछ तो उसे करना ही होगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि हेवन विंग्स वाले उसे जानते थे और अगर वो ऐसे ही शहर में चली गई तो सब तुरंत पहचान लेंगे, इसलिए वो अभी अपने चेहरे ढक लेती है। और फिर जब बारी ऊपर चढ़ने की आती है तो इतनी सारी सीढ़ियां देखकर उनकी हालत ही खराब हो जाती है। लेकिन इसका सोल्यूशन लिब्रा के पास था। वो अपना जेट मोड एक्टिवेट करती है और सबको पकड़कर एक झटके में ऊपर खड़ा कर लेती है। लेकिन रात के इस वक्त जेट इंजन की आवाज सुनकर पूरी कॉलोनी के डार्क विंग्स लोग बाहर निकल आते हैं। तो लव लिब्रा को उसके लिए डांटने लगती है, लेकिन लिब्रा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद डीना आगे बढ़कर बोलती है कि हम बस फ्री ट्रेडर्स हैं और ये मेरे साथी हैं। साथ ही लव से सभी को परेशान करने के लिए उससे माफी मांगती है। वही उनमें से एक ओमिन नाम का बंदा आ गया था और कहता है कि अगर आप रात के लिए जगह ढूंढ रहे हैं तो मेरे यहाँ ठहर सकते हैं। तो लव उसकी बात मान लेती है। फिर रात में लव एक फ्लैशबैक देती है जहाँ उसके अपने फादर उसे बुरा भला कह रहे थे और मोहल्ले के बच्चे भी अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें नहीं रोका। उसके बाद एक दिन उसने पलट कर जवाब दे दिया, जिस कारण से उसके फादर ने उसे बेरहमी से मारा और साथ ही बिना खाना और पानी के कमरे में बंद कर देते। और ये सब उसके साथ बस इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके विंग्स ब्लैक थे, लेकिन उसकी माँ अब भी उसकी परवाह करती थी, इसलिए रात के सन्नाटे में वो उसे चुपचाप खाना दे देती। उसे लव्स के लिए बहुत बुरा लग रहा था। फिर लव्स उन्हें जाने के लिए कहती है वरना उसके फादर उन्हें देख लेते। लव्स खुद उसका हाथ पकड़ती है, अंदर ले जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उनके फादर आ जाते हैं जो बहुत गुस्से में लग रहे थे। वो उसकी माँ को तुरंत उसे दूर हटने के लिए कहते हैं, पर लव्स जानती थी कि इसका मतलब क्या है, इसलिए वो अपनी माँ को बचाने के लिए सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन उसके फादर बिना कुछ सोचे उसे जोर से धक्का दे देते हैं और उसकी माँ को घसीटते हुए अंदर ले जाते हैं। यहाँ लव्स को समझ में आ ही जाता है कि कोई उसकी मदद नहीं करने वाला, उसे खुद ही कुछ करना होगा, इसलिए वो अपने घर से भाग जाती है और कसम खाती है कि मैं इतनी मजबूत बनूंगी कि इस दुनिया के हर दर्द को खत्म कर दूं। तभी अचानक लव्स जाग उठती है तो लिब्रा उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है। इस पर लव्स बताती है कि वो बस एक सपना था, चिंता की बात नहीं है। अंदर से सैफल बेचैन था क्योंकि उसे याद नहीं था कि उसने लव्स की ऐसी कोई बैक स्टोरी लिखी थी, इसलिए सारी यादें शायद असली लव्स की हूँ। इसका मतलब ये दुनिया रियल है और अगर उसकी आत्मा अब लव्स के शरीर में है तो असली लव्स की आत्मा का क्या हुआ? इसी बीच डीमन लॉर्ड कासल में 7 डीमन लुमिनरीज की मीटिंग चल रही थी, लेकिन मार्स वहाँ नहीं था। उन्हें समझ में आ जाता है कि वो मर गया। तभी अचानक वहाँ लुमिनर वीनस अंदर आती है और कहती है कि मुझे पता है मार्स के साथ क्या हुआ। तो बाकी लुमिनर्स उससे पूछते हैं कि तुम इतने दिनों से कहाँ थी? इस पर वो कहती है कि मैं उस इंसान का पीछा कर रही थी जिसने मार्स को मारा। इस पर जुपिटर पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो कौन था? तो वीनस कहती है कि नहीं, मैं बहुत करीब नहीं जा सकी, लेकिन उसके काले पंख थे और इतना सुनते ही सबके मन में लव्स का नाम आता है। लेकिन सबको यकीन था कि वो तो 200 साल पहले ही मर गई थी, मगर अगर सच में वापस आ चुकी है तो पूरी डीमन प्रजाति खतरे में है। लुमिनरीज वीनस से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो अभी कहाँ है? इस पर वीनस जवाब देती है कि मैंने उसे आखिरी बार गालाहोन की तरफ जाते हुए देखा था। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो खुद भी गालाहोन जाने वाले थे, तो उनके लीडर ने तुरंत आदेश दिया कि वीनस और जुपिटर तुम दोनों वहाँ जाओ और उस पर नजर रखो। वहीं अगली सुबह लव्स और बाकी लोग शहर की तरफ निकलते हैं। इस शहर पर अब भी मरी का राज था, लेकिन उससे मिल पाना आसान नहीं होने वाला था, इसलिए वो सबसे पहले अलग अलग हिस्सों में जाकर जानकारी इकट्ठा करने का डिसाइड करते हैं। फिर एरिस जाने से पहले वो लव्स को बताता है कि बहुत समय पहले बार हेवनली स्टार्स में से एक ने मुझे डीमन आर्मी में शामिल होने का न्योता दिया था, तो शायद अब वो उन्हीं के साथ है। ये सुनकर लव्स अगला टारगेट उसी को रखती है। उसके बाद वो अगले कुछ घंटे शहर में घूमती रहती है। तभी उसकी नजर एक विशाल ब्लैक टेंपल पर जाती है और जैसे ही वो अंदर कदम रखती है तो वहाँ लव्स की एक विशाल मूर्ति होता है। वो हैरानी से सोचने लगती है कि लोगों ने मेरे नाम का मंदिर क्यों बनाया है। तभी मंदिर का केयरटेकर वहाँ आता है और पूछता है कि क्या आप इस शहर में नहीं हो? इस पर वो उससे पूछती है कि लोगों ने यहाँ पर इस अत्याचारी शख्स की मूर्ति क्यों लगा रखी है। उस केयरटेकर को लव्स की बात अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि हमारे लिए वो सेवियर था, हम जैसे डार्क विंग्स को व्हाइट विंग्स हमेशा नीचे समझते थे, हमें छुपकर गंदगी में रहना पड़ता था और तब लव्स ने हमें बराबर का हक दिया और भेदभाव पर रोक लगा दी, इसलिए हम आज तक उसकी पूजा करते हैं। फिर लव्स पूछती है कि क्या तुम सब भूल गए कि पार्थनोस ने जो लव्स का साथी था उसी ने तुम्हें तुम्हारे घर से निकाला था। इस पर वो बंदा कहता है कि वो हमारी सजा थी, हमने लव्स के साथ गद्दारी की थी और पार्थनोस ने दया दिखाई कि उसने हमें मारा नहीं।
आखिर में वो पूछती है कि तुम लोग अपने किंग मरिक के बारे में क्या सोचते हो, और उसका नाम सुनते ही केयरटेकर की आंखों में गुस्सा और नफरत झलकने लगती है। वो कहता है कि वो आदमी इस धरती पर पैदा हुए सबसे बड़े बेवकूफों में से एक है। खुद को हीरो कहता है, लेकिन उसके किए पापों की कोई हद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शहर के बीचों बीच डीना बेचैनी से किसी का इंतजार कर रही होती है और लिब्रा ऊपर से पूरी जगह को स्कैन कर रही होती है। तभी उसकी नजर डीना पर पड़ती है और वो तुरंत समझ जाती है कि वो किसी का इंतजार कर रही है। वहीं कुछ दूरी पर एक आदमी डीना की तरफ चलता हुआ दिखाई देता है। लिब्रा तुरंत पहचान जाती है कि ये तो एक डीमन है। वो बिना वक्त गवाए उसे डीमन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पीछे हटने के लिए कहती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक इंसान है, लेकिन लिब्रा को धोखा नहीं दिया जा सकता था। तभी वो बड़ा लिब्रा पर अटैक कर देता है, तो लिब्रा भी तुरंत अपने डिफेंस प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर देती है। दूसरी तरफ शहर के किनारे एरिस अकेले बैठा होता है। फिर वो टहलने निकल जाता है। तभी अचानक उसे एहसास नहीं होता कि उसके आसपास कोई नहीं है और अगले ही पल उसके चारों तरफ से बैरियर बन जाता है, जो कि गैक्रोस ने बनाया था।